इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों हम। चैप्टर नंबर 12 है आपका, ये चैप्टर नंबर 12 10th क्लास का आपका इलेक्ट्रिसिटी। देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। इट इज अ कंट्रोलेबल एंड इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी की एक फॉर्म होती है जिस पर कंट्रोल है हमारा, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होती है। यूज्ड टू रन अ वेराइटी ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स लाइक फैन, बल्ब, रेडियो एटसेट्रा। और इसका यूज किया जाता है अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स, चाहे वो आपके इलेक्ट्रिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हो, उनको चलाने में या उनका यूज करने के लिए किसकी जरूरत होती है, हमें इलेक्ट्रिसिटी की स्टूडेंट्स। अब देखिएगा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स या अप्लायंसेस क्या होती हैं। कन्वर्ट द इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली इनटू हीट, लाइट और मोशन, जो कि डायरेक्टली हीट, लाइट और मोशन में कन्वर्ट करती हैं, ठीक है। ऐसे अप्लायंसेस या इक्विपमेंट्स क्या होते हैं आपके, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या इक्विपमेंट्स कहलाते हैं। जैसे कि आपका क्या हो गया, फैन हो गया, ठीक है। क्या करता है फैन आपका, आपको पता है मोशन में भी आपका कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट को या इलेक्ट्रिक एनर्जी को, और दूसरा मोशन के साथ साथ वो हीट भी होता है ना, आपको पता है। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स या अप्लायंसेस, इट हैव माइक्रोचिप्स दैट टेक इलेक्ट्रिसिटी एंड कन्वर्ट इट इनटू एंडलेस यूजफुल थिंग्स। जैसे कि आपका डिस्प्ले पिक्चर ऑन टीवी, प्ले सॉन्ग्स ऑन रेडियो एटसेट्रा। ये देखिए चार्ज, चार्ज को स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। इट इज वेरी स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एन एटम। एटम के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इट कैन बी आइदर निगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव यानी प्रोटॉन। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था 9th क्लास में कि क्या होता है आपका एटम के अंदर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और हालांकि न्यूट्रॉन भी होता था। लेकिन जो आपके क्या होते थे, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता था, जबकि ये चार्ज पार्टिकल्स थे आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव और प्रोटॉन पर पॉजिटिव। एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज इज कोलम्ब, ठीक है, कोलम्ब कहा जाता है, सी से डिनोट कर देते हैं। चार्ज ऑफ ग्लास रॉड इज पॉजिटिव चार्ज, वाइल चार्ज ऑफ सिल्क क्लॉथ इज नेगेटिव चार्ज। ये आपको पता है बच्चों कि जब आप एक कपड़े को, है ना, ये मान लीजिए ये क्या आपका, ये सिल्क क्लॉथ है, और आप इसको अगर एक रोड से टच करते हो, है ना, ये इस तरह से एक रोड है, तो ये क्या होता था आपका, ये एक दूसरे से क्या होते थे, टच होते थे एक तरह से, या एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव होते थे। तो इसका मतलब क्या है आपका, उसने कहा कि जो आपका, आपको पता है अट्रैक्टिव जो होते हैं वो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होते हैं। तो जो ये आपका सिल्क क्लॉथ है इस पर तो निगेटिव चार्ज है बच्चों, और इस पर कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब आप देखिएगा इसमें आगे लिखा हुआ भी है नोट में, सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। आपको पता है रिपेल मतलब एक दूसरे को धक्का देते हैं। जैसे आपने देखा है मैग्नेट में नॉर्थ को नॉर्थ से मिलाएंगे तो क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे यानी धक्का देंगे। लेकिन आप देखिए आगे, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अगर आप नॉर्थ को साउथ से मिलाएंगे तो क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जिस चार्ज के बारे में आपने पढ़ा है एक्चुअल में केमिस्ट्री वाला चार्ज है। अब आप देखिए फिजिक्स वाला स्पेशली, है ना, हालांकि कहना गलत होगा जिस तरह से कह रहा हूं मैं, लेकिन आप समझिए। देखिए फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ चार्ज, और ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज के बारे में आप पढ़ लीजिए, इसमें आपका नंबर ऑफ चार्जेस ऊपर और चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन नीचे, यानी स्मॉल एन इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ई, और एन क्या है आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ चार्जेस आपका क्यू है, और चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना आपका ई है। देखिए बच्चों जो आपको आगे याद करना है इस फॉर्मूले के अदर देन क्या याद करना है, ये क्या है आपका, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन यानी ई कितने आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। ये 9th में भी याद किया था, जो आप में से अच्छे वाले बच्चे हैं उनको याद होगा, और जिनको नहीं है वो अब कर लीजिए प्लीज, अब तो अच्छे बन जाइए। अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है आपका, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मेक इन वन कोलम। वन कोलम चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स का यूज होता है, तो हम इसको देखेंगे बच्चों। देखिए बच्चों उसने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसने हमसे एन तो पूछा है, और क्यू आपको दे रखा है, क्यू आपको दिया है बच्चों कितना, वन कोलम। जबकि आपको मैं बता दूं कि ई हमें पता होना चाहिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्या होता है बच्चों, ये कोलम। अब देखिए एन इज इक्वल टू हमने अप्लाई किया तो क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है 1, और नीचे कितना है बच्चों आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19।
अब ये देखिएगा 1 और ऊपर जाकर ये 10 टू द पावर, बल्कि पॉइंट हटाकर 0 बढ़ा लीजिए, तो ये कितना है 10 और ऊपर 10 टू द पावर कितना है आपका 19 प्लस हो गया ऊपर जाकर, है ना, और नीचे कितना बचा सिर्फ 16। तो अब आप देखिए 2 की अगर करेंगे 5 जा और 2 से इसको कट करेंगे तो 8 आएगा, तो ये आपका 5 और इनटू में देखिएगा बच्चों ये 10 की पावर 19 है ना, तो इसमें से मैंने 10 की पावर 1 अलग कर दिया, 10 की पावर 18 रहने दिया। क्यों रहने दिया समझिएगा, अभी आपका आगे भी कैलकुलेट करना है ना आपने, इसलिए क्योंकि 5 में तो 8 का टेबल जाता नहीं, तो आप देखिएगा 2 5 जा और 2 से इसको कट किया तो 4, है ना, तो ये कुल मिलाकर आपका कितना है 5 5 जा 25 इंटू 10 टू द पावर 18 और नीचे कितना है बच्चों आपका इसमें 4। अब 4 से अगर मैं 24 को डिवाइड 25 को डिवाइड करूंगा तो 4 6 जा 24 और फिर 4 2 जा 4 5 जा इंटू 10 टू द पावर कितना आपका 18। तो इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं किसमें 1 कूलम्ब चार्ज में आपके। देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा अभी बच्चे ने कि सर जैसे आपने 10 के पास 19 का एक्टेन इधर ले लिया था, तो अभी भी तो पॉइंट लगा हुआ है, तो अभी भी आप 2 0 इधर ले लीजिए, है ना, तो एक तरह से बच्चे का कहना यह है कि 6.25 है, तो अगर हम 10 इंटू 10 इधर कर ले तो ये 10 के पास 16 बचेगा बेटा, और ये आपका क्या आ जाएगा, ये 625 इंटू 10 के पास 16 आएगा। लेकिन मेरे बच्चों समझना, आपने 8th क्लास में स्टैंडर्ड वैल्यू पढ़ी थी। स्टैंडर्ड वैल्यू का मतलब होता है बेटा आपका कि एक नंबर के बाद पॉइंट आना बेटा, है ना, एक नंबर के बाद पॉइंट आना, ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है और ये स्पेशली फिजिक्स के लिए यूज होती है। तो कभी भी अगर फिजिक्स में आंसर देंगे हम बेटा तो किस वे में देंगे हम, हमेशा ये कि एक नंबर के बाद पॉइंट आना चाहिए, तो हमारा सबसे बेटर होगा अगर पावर में भी आगे दे रखा है, ध्यान रखिएगा। देखिए बच्चों कंडक्टर्स, कंडक्टर्स क्या होते हैं आपके, कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव एनीवेयर। एक्चुअल में क्या है आपका कि कंडक्टर्स वह मटेरियल्स हैं जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनसाइड द मैटर, है ना, लाइक कॉपर सिल्वर एटसेट्रा, ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स। और आप ये भी कह सकते हैं कि कंडक्टर्स एक्चुअल में किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, जैसे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने वाला कंडक्टर कहलाएगा इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कि क्या कंडक्ट करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, अपने अंदर से ट्रांसफर होने देना, उसे हम क्या कहते हैं कंडक्टर। जैसे आपको पता है आयरन से कॉपर से सिल्वर से इन सबसे पार हो जाती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी, तो ये क्या आपके गुड कंडक्टर्स हैं आपके किसके इलेक्ट्रिसिटी के। अब देखिए इसके आगे की बात, इसके आगे क्या दे रखा है बच्चों आपको, इंसुलेटर्स क्या होते हैं। Insulators are those materials in which electrons are not free to move anywhere like wood, plastic, etc. यानी कि जिनमें इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते वे क्या होते हैं, क्या होते हैं इंसुलेटर्स होते हैं, और इनमें से करंट पास नहीं हो सकता बच्चों, ठीक है, इनमें से करंट पास आपका नहीं हो सकता। अब आपको ये डेफिनेशन तो पहले से पता थी कि जिनमें से करंट पास होता है उन्हें कंडक्टर्स कहते हैं, जिनमें से करंट पास नहीं होता उनको इंसुलेटर्स कहते हैं। लेकिन अब एक रीजन और पता चल गया कि करंट पास किसकी वजह से होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जो कंडक्टर्स में होते हैं, लेकिन इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए उसमें से करंट पास नहीं होता। देखिएगा आगे दे रखा है आपको इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन है बच्चों, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक चार्ज के बहने को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ये कह सकते हैं। इट्स डिनोटेड बाय कैपिटल आई the amount of, देखिए और करके जो दिया है, the amount of charge flowing through a particular area in unit time। इस वाली डेफिनेशन से आपका फॉर्मूला बनेगा कि एक यूनिट एरिया में से या एक पर्टिकुलर एरिया से कितना आपका चार्ज पास हो रहा है एक फिक्स टाइम में, यूनिट टाइम में, उसे हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं बच्चों। ये देखिए इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू नेट चार्ज ऊपर और नीचे टाइम, ये फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। और बार बार रिवीजन ये करना है बच्चों, हालांकि आपको पता है चार्ज हो गया, ये आपका टाइम हो गया और ये आपका इलेक्ट्रिक करंट है ही। तो इसकी यूनिट वैसे क्या बनेगी, क्यू की क्या थी अभी कोलम, और नीचे कितनी आ गई सेकेंड, कोलम पर सेकेंड, या हम क्या कहेंगे ऐसे भी कह सकते हैं कोलम पर सेकेंड। लेकिन देखिएगा बच्चों की क्या है आपका एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, कैपिटल ऐसे डिनोट करते हैं, यानी कि ये लिखा हुआ है आपका कोलम पर सेकेंड, या आपका क्या लिखा है आपका ए, तो ये आपकी एम्पियर, एम्पियर का मीनिंग भी वैसे कोलम पर सेकेंड ही होगा, ध्यान रखिएगा बच्चों, स्पेशली ध्यान रखिएगा। दूसरी बात अब आप यहाँ देखिएगा, पहला फॉर्मूला था एन इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ई, एक फॉर्मूला, दूसरा आ गया आपका आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। बार बार इनको रिवीजन करके चलना है,
जिससे बार बार पीछे का मैं याद आता रहे, क्योंकि सारे फॉर्मूले को यूज कराऊंगा मैं आगे चल के। बच्चों 1 एम्पियर की डेफिनेशन पूछेगा आपसे, डिफाइन 1 एम्पियर ऐसे लिख देगा। तो ये देखिएगा कैसे आएगा 1 एम्पियर। आप देखिए पहले कि बच्चों I इक्वल्स टू हमने अभी पढ़ा Q अपॉन T। अगर Q भी आपका 1 हो जाए बच्चों 1 कूलम, और बच्चों T भी आपका क्या हो जाए 1 सेकेंड हो जाए, तो ये ऑटोमेटिकली 1/1, तो I कितना आएगा हमारा 1 आएगा। अब यही चीज आपके लैंग्वेज में लिखी हुई है, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है आपका। 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन 1 सेकेंड। ठीक है बेटा, कि जब 1 कूलम चार्ज आपका फ्लो होता है एक पर्टिकुलर एरिया से 1 सेकेंड में, तो क्या कहलाता है 1 एम्पियर। कैसे 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम पर 1 सेकेंड, यानी कि क्या आएगा आपका 1 एम्पियर ही आ जाएगा 1/1। अब आप आगे बढ़िएगा, देखिएगा ध्यान से बच्चों आगे क्या लिखा हुआ है। ये आपके छोटे छोटे नोट दिए हुए हैं। इफ पॉजिटिव चार्ज फ्लोज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ध्यान से देखिएगा, इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। समझिएगा बच्चों थोड़ा सा इसमें कि पॉजिटिव चार्ज अगर फ्लो होता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की और पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन्स की जो है डायरेक्शन सेम होती है, तो ये लिखा आपका सेम एज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब देखिएगा सेकेंड पार्ट, इफ नेगेटिव चार्ज फ्लोज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक क्या आपका करंट इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यानी कि कहने का मतलब ये है बच्चों कि आपको पता होना चाहिए कि जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसकी डायरेक्शन और आपके प्रोटॉन्स की डायरेक्शन सेम होती है। ध्यान रखिएगा, देखिए कैसे ये डायग्राम से समझाने की कोशिश की है, नीचे उस पर ध्यान दीजिएगा। ये नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये किधर जा रहा है राइट साइड में, और जबकि ये आपका पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन है, ये किधर जा रहा है लेफ्ट साइड में। और करंट देखो, करंट किसकी तरह जा रहे हैं बेटा, करंट के और पॉजिटिव की दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है। तो ध्यान रखिएगा कि करंट की डायरेक्शन और आपकी किसकी बच्चों, हाँ प्रोटॉन्स की डायरेक्शन सेम होती है। बच्चे क्या सोचते हैं इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रॉन स्पेलिंग मिला लेते हैं और सेम डायरेक्शन कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, इस धोखे में आप नहीं रहोगे ना, आप तो होशियार हो ना, वैसे भी मुझसे पढ़ रहे हो तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब देखिए इसके आगे की बात बेटा, ये क्या दे रखा है आपको, एमीटर। एमीटर क्या होता है आप देखिएगा, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। ये वह इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू किसको मेजर किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट को। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट। बच्चे देखिए ये जो है ना आपको, ये जो आगे वाला है ये वाला पार्ट बच्चों, ये जो मैंने डबल कर दिया ग्रीन वाले है ना, ये अभी आप इग्नोर करके चलिए कि सीरीज क्या होता है। ये आपको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, ये सीरीज वाला मीटर मैं आपको आगे बताऊंगा बच्चों। बस आपको ध्यान रखना कि एमीटर क्या होता है, ये वह इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेजर करता है, किस चीज को मेजर करता है बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट को। अब देखिए 1 कूलम की अगर डेफिनेशन पूछ ले तो आप देखिए 1 कूलम के लिए आपका कोई फॉर्मूला ढूंढिए। फॉर्मूला क्या था आपका, अभी हमने पढ़ा था I इक्वल्स टू Q अपॉन T बच्चों। तो यहाँ से अगर मैं Q की वैल्यू निकालने लगूँ तो Q इक्वल क्या आएगा बच्चों, I इंटू T। तो Q1 कब आएगा, जब मैं I को भी 1 रखूंगा और T को भी 1 रखूंगा, तब जाके बेटा आपका Q कितना आएगा 1, और ये क्या होगा आपका कूलम। देखिए बिल्कुल वही चीज लिखी हुई है, बस आपको समझ बनानी है लैंग्वेज में। देखिए द कूलम इज द इक्विवेलेंट ऑफ 1 एम्पियर सेकेंड, यानी कि क्या 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड पे क्या आएगा 1 कूलम आएगा आपका। ये देखिए बच्चों थोड़ा सा यूनिट के बारे में लिखा है, 1 मिली एम्पियर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। देखिए मिली कुछ नया नहीं है, आपको पता है 1 ml जो होता है वो 1/1000 लीटर के बराबर होता था, और फिर क्या लिखते थे हम इसको 1/10⁻³ और ऊपर ले जाकर 10⁻³ लिखा जा सकता है ना, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। तो यहाँ लीटर लीटर है, अब लीटर की जगह अगर मैं क्या कर दूं बेटा ए लिख दूं यानी एम्पियर, तो बात वही आ जाएगी। तो इसी तरह से क्या होता है, जैसे आपका 1 ml कितना है 10⁻³ लीटर के, इसी तरह से 1 मिली एम्पियर जो है वो किसके इक्वल आएगा 10⁻³ एम्पियर के बच्चों, है ना, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ये पहला वाला क्लियर है आपका, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पूरा और ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी तरह माइक्रो, माइक्रो होता है आपका 6 के साथ बेटा, आप ध्यान रखिएगा, ये मिली एम्पियर से भी छोटी यूनिट होती है, ठीक है ना। ये होता है आपका 1 माइक्रो एम्पियर, ये माइक्रो का साइन है। माइक्रो एम्पियर कितना होता है आपका 6 0 लग जाते हैं बेटा, कितने लग जाते हैं आपके
60, ठीक है। तो कितना आपका ये एम्पियर, तो आपको पता ही है कि 10 की पावर 6 एम्पियर हो गया, और ऊपर जाकर कितना हो जाएगा 10 की पावर -6 कितना बेटा आपका एम्पियर। तो ये इससे भी छोटी यूनिट है, और इससे भी ज्यादा छोटी यूनिट फिर क्या होती है आपकी 1 नैनोमीटर बच्चों। 1 नैनोमीटर, नैनो को वैसे याद हो जाता है 9 से, 10 के पावर -9 मीटर, या अगर एम्पियर में हो तो 1 नैनो एम्पियर कितना होगा बच्चों आपका 10 टू द पावर -9 एम्पियर। ध्यान रखिएगा इस बात का। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, अ रीजन, रीजन मतलब बेटा एरिया, अ रीजन अराउंड अ चार्ज्ड पार्टिकल, चार्ज्ड पार्टिकल के चारों तरफ का एरिया, और ऑब्जेक्ट, चाहे वो चार्ज्ड पार्टिकल हो या चार्ज्ड आपका ऑब्जेक्ट हो, विद इन विच अ फोर्स would be exerted on other charged particles or objects। कि आपको पता होना चाहिए कि अगर एक पार्टिकल चार्ज पार्टिकल है तो वे अपने आसपास के एरिया में अगर दूसरा चार्ज पार्टिकल आएगा तो वे उसको क्या करेगा बच्चों, एक्सर्ट करेगा, या तो उसको पुश करेगा यानी अगर उसके जैसा हुआ तो वे उसको धक्का देगा यानी रिपेल करेगा, और अगर उसके अपोजिट हुआ तो वे उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा यानी कि उस पर फोर्स एक्सर्ट करता है। तो जैसे मान लीजिए कि ये वायर है, इसके चारों तरफ आपका ये वायर क्या है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके चारों तरफ जो होगा आपका क्या होगा, आपका एक रीजन होगा जिसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, जहां पर अगर कोई अदर चार्ज पार्टिकल आएगा तो उस पर क्या होगा, फोर्स एक्सर्ट होगा, चाहे वो खींचे या दूर जाए। इसी तरह आप इसकी डेफिनेशन उससे भी कह सकते हो कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक प्रोटॉन यहाँ है, ज्यादा दूर है, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन मान लीजिए अगर ये इलेक्ट्रॉन के इतने दायरे में आ गया, प्रोटॉन मान लीजिए यहाँ आ गया, तो फिर एक दूसरे को क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का रीजन है ना, जहां पर इफेक्ट पड़ रहा है, तो वे क्या कहलाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा बच्चों। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है आप देखिएगा बच्चों, the work done in brings a charge from infinity to that point against electrostatic force। देखिएगा बच्चों जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं ना आपको लेकर चलता हूँ इनर्शिया पर, मैं आपको लेकर चलता हूँ कहाँ, इनर्शिया पर। इनर्शिया का मतलब समझना बच्चों, मैंने एक एग्जांपल दिया था इनर्शिया में, आपको बता दूं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ना, न्यूटन ने जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिया था, या लॉ ऑफ इनर्शिया है ना, तो ये क्या है आपका, क्या आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एकदम याद आ जाता है, कहती न्यूटन वाला, कि क्या होता है आपका बेटा, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था। अब ये होता क्यों है ऐसा कि कोई अगर ऑब्जेक्ट क्या है आपका चल रहा है तो चलता ही रहेगा, रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा, जब तक उस पर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा। ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है, देखिएगा मैं बता देता हूँ आपको। मान लीजिए बच्चों एक छोटा सा बॉक्स रखा हुआ है, ये है ना, बिल्कुल कितना आपका 50 ग्राम, समझिएगा बड़े ध्यान से है ना। तो अब आप देखिएगा कि यहाँ पर सौम्य भाई आए और उन्होंने क्या किया, इसको धक्का दिया, तो बड़े आराम से धक्का दे सकते हैं ना, बताइए बच्चों। ओके, अब यहीं पर जो है एक अच्छे मोटे ताजे से इंसान, ठीक है, खली भाई आ गए धोती वोती सी पहन के, ठीक है। अब सौम्य को जोश आ रहा था 50 ग्राम का डब्बा फेंक के, अब सौम्य जो था इसे भी धक्का देने लगा, तो इसको जब उसने फोर्स अप्लाई किया खली पर तो उसको धक्का नहीं दे पाया, जबकि खली ने ना ही उसे पकड़ा ना ही खली ने अपना कोई फोर्स अप्लाई किया, खली सिर्फ खड़ा हुआ है, लेकिन सौम्य इसको धक्का नहीं दे पा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई दोनों में से जो आपका बॉक्स था, बॉक्स जो था वो भी आपका क्या था, फोर्स नहीं लगा रहा था, और ये खली भाई भी बिल्कुल फोर्स नहीं लगा रहे थे, बस हंस रहे थे ऐसे करके, है ना। तो आप समझिएगा कि सौम्य से इनको धक्का नहीं दिया गया, क्यों, क्योंकि इनका क्या है, मास ज्यादा है। मान लीजिए इनका मास जो है वो कितना है, 200 kg है ना, मान लीजिए, है ना। तो आप समझिएगा कि जब इसने इसको फोर्स लगाया तो ये धक्का नहीं दे पाया, है ना बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के किससे फर्क पड़ रहा है, मास से। किससे फर्क पड़ रहा है बच्चों, दोनों के मास से। तो अब आप समझिएगा मास जो है वह डिपेंड करता है कि आप उसको हिला सकते हो या नहीं हिला सकते हो। तो इसका मतलब क्या होता है, मास की वजह से एक प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया,
जो कि अपोज करती है अपनी स्टेट को चेंज होने से। स्टेट चेंज होना मतलब अगर रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, अगर मोशन में तो मोशन में ही रहना चाहती है, जब तक कि उस पर अलग से कोई फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो जैसे इनर्शिया होता है ना बच्चों, इसी तरह से आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ठीक है, ये क्या करता है, जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, मान लीजिए ये चार्ज पार्टिकल्स को ए से मैंने बी पर लाना है, तो ए से बी पर लाने के लिए जो वर्क डन किया जाएगा वही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा बच्चों। और यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है, मान लीजिए क्यू, है ना। तो अब इसको कहाँ ले जाना है, ए से बी पर। अब ए से बी पर ले जाने के लिए जो हमें काम करना होगा ना, तो वो किसके अपोजिट करना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि वर्क ऐसे काम करता है जैसे इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट पर करता था, ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस पर आपका करता है बच्चों, वर्क आपका चार्ज पर, कि चार्ज को आपका ये जाने नहीं देता, तो इसके अपोजिट वर्क करके लाना पड़ेगा आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। और इसी वर्क डन को हम क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अब आपका पोटेंशियल डिफरेंस समझिएगा बच्चों, सिंपल सा है, आपको ये तो पता चली गया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। मान लीजिए पी पर जो है उसको हमने V1 मान लिया, और क्यू पॉइंट पर जो है उसको हमने V2 मान लिया। अब क्या करेंगे, अगर इनका डिफरेंस निकालना है बच्चों, तो डिफरेंस आपका वैसे ही आता है कि मोड में आएगा, पॉजिटिव होगा जो भी होगा, यानी V इज इक्वल टू या तो V1 माइनस V2 कर दीजिए बच्चों, या आप क्या कर दीजिएगा, V इज इक्वल टू V2 माइनस V1 कर दीजिएगा, है ना। बात एक ही है, मतलब दो पॉइंट पर अलग अलग जो क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, उसका डिफरेंस क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। और आपका हर जगह जो आएगा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, यहाँ तक के फॉर्मूला भी जो है आपका पोटेंशियल डिफरेंस का ही होता है। देखिएगा ये रहा, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में चार्ज। ये बिल्कुल याद होना चाहिए अच्छे से, ये आपका तीसरा फॉर्मूला हो गया बच्चों ये। अब आप देख सकते हैं कि वैसे V की आपकी SI यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, ध्यान रखिएगा, V से ही इसको डिनोट करते हैं। जैसे V इक्वल 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट, इसकी यूनिट भी क्या होगी, वोल्ट होगी, तो V, यानी कि यूनिट भी V, और आपका जिसका डिनोशन होता है वो भी क्या होता है, V होता है। अब आप ये ध्यान से देखिएगा, जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि अभी क्या था, N इज इक्वल टू Q अपॉन E था पहला फॉर्मूला, फिर था आपका बेटा I इज इक्वल टू Q अपॉन T, और ये आपका थर्ड फॉर्मूला हो गया बेटा V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ध्यान रखिएगा, तीन फॉर्मूले हो गए, ऐसे ही रिवीजन किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी का पढ़ते हुए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम इसमें आगे बढ़ते हैं। वोल्ट मीटर देखिएगा बच्चों, वोल्ट मीटर क्या है आपका, वोल्ट मीटर में आपको दे रखा है पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट वोल्टेज। ये बेटा कुछ अलग ही हो गया है ना, अच्छा, एंड इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड वोल्ट मीटर। सुनिएगा बच्चों, समझिए, इसको छोड़िए, इस डेफिनेशन को, सीधा सा है। अभी आपने पीछे क्या पढ़ा था एमीटर के बारे में, कि वह डिवाइस होती है या वह इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम किसको, करंट को मेजर करते हैं। और ये वोल्ट मीटर क्या है बच्चों आपका, ये वे इंस्ट्रूमेंट या वे डिवाइस है जिससे हम किसको, वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। और इसको किसमें जोड़ा जाता है, पैरेलल में। उसको सीरीज में था, ये पैरेलल में। हालांकि मैंने अभी आपको ना ही सीरीज का मतलब बताया ना ही पैरेलल का, लेकिन ये आगे आएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, एमीटर को किसमें, सीरीज में, और वोल्ट मीटर को किसमें बच्चों, आपका पैरेलल में। अब देखिए 1 वोल्ट के लिए अब आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको पता है बच्चों कि 1 वोल्ट क्या होगा, वोल्ट यानी कि क्या आपका पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला था आपका अभी W अपॉन में Q। तो आपको पता है जब W भी 1 होगा और Q भी 1 होगा, तो तब क्या होगा, वोल्टेज भी कितने होंगे आपके, 1 वोल्ट। तो देखिएगा क्या दे रखा है आपको इसमें, वही चीज लिखी हुई है आपकी, पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 व्हेन 1 जूल वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। बिल्कुल सिंपल सा है बच्चों, जब सब कुछ 1 हो जाएगा तो ये तीसरी चीज आपकी ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगी। अब देखिएगा छोटे छोटे से न्यूमेरिकल मैंने दे रखे हैं, कैलकुलेट दी वर्क डन निकालिए। इफ अ चार्ज ऑफ 5 कूलम मूविंग अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 15 वोल्ट। देखिए बच्चों कितना सिंपल सा है आपका, आप बड़े आसानी से कर सकते हो। देखिए बच्चों उसने कहा क्या है, वर्क डन निकालना है, यानी W पूछा है उसने आपसे, और आपको उसने दे क्या रखा है बच्चों, उसने आपको Q दिया है कितना आपका 5 कूलम, ओके, और उसने आपको वोल्टेज दे रखे हैं कितने 15, ठीक है ना। तो अब आपको पता है कि फॉर्मूला क्या था अभी, V इज इक्वल टू Q अपॉन W या W अपॉन Q, W अपॉन Q। तो यहाँ से अगर आपको वर्क डन निकालना है तो आप क्या करेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू Q हो जाएगा।
तो V की वैल्यू कितनी है आपकी बच्चों 15 वोल्ट, और इंटू में Q कितना है आपका 5। तो आप देख सकते हैं 15 5 75, और आपको पता है वर्क डन की यूनिट क्या होती है बच्चों, जूल होती है। तो बिल्कुल सिंपल वे में आप कर सकते हैं। देखिए क्या दे रखा है, 500 जूल ऑफ वर्क शुड इज डन टू कैरी हाउ मच चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस इज 100 वोल्ट। इसने आपको क्या दिया बच्चों, वर्क डन दे रखा है कितना 500 जूल, और साथ में आपको वोल्टेज दिए कितने 100 वोल्ट। ठीक है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दिया 100 वोल्ट, और आपसे उसने पूछा क्या है बच्चों, उसने पूछा कि कितना चार्ज होगा, क्यों पूछा है। तो बात वही है बेटा, आपको पता है कि V का फॉर्मूला है आपका W/Q, और ये मैंने सिर्फ इसलिए दिए कि आपको फॉर्मूला का रिवीजन हो जाएगा बार बार। ठीक है, समझिएगा, जिसको फॉर्मूले सारे सीक्वेंस वाइज पता होंगे उसके लिए आसानी हो जाएगी। अब यहाँ से अगर Q निकालना है तो आप देखिए W, और ये V इसके Q के प्लेस पर आ जाएगा। तो W कितना है आपका बच्चों 500, और ये कितना है 100, तो आपको पता है कट, तो कितना है आपका 5 कूलम आ गया आपका। क्वेश्चन में दे रखा है आपको इस वाले में, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी आपसे पूछा है बच्चों उसने क्या, Q। ओके, आगे देखिए दे रखा है फ्लोइंग थ्रू दी सर्किट इट एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 5 एम्पियर। तो यहाँ पर आपको दिया है I इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर बच्चों, है ना। अब आप इसके आगे देखिएगा, इज ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट्स तक ये करंट चला आपका। तो 5 मिनट्स को अगर मैं सेकंड्स में कन्वर्ट करूंगा तो 5 इंटू 60, तो क्या आपको पता है बेटा, मिनट्स को अगर हम सेकंड्स में कन्वर्ट करते हैं तो किससे 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो आप देखिएगा ये कितना हो गया, 300 सेकंड्स हो गए बच्चों, है ना। अब आपसे पूछा क्या उसने Q। अब यहाँ बच्चों देखिएगा कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, I इज इक्वल्स टू Q/T। ये नहीं कि आपको एक ही फॉर्मूले पे दिए हैं मैंने सारे के सारे, समझ सकते हो ना। ये आपका कौन सा फॉर्मूला गया, दूसरे नंबर का, जब इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन थी। तो यहाँ से देखिएगा ये नीचे 1 मान लिया और ये क्रॉस कर दी, तो ये Q इक्वल क्या है आपका I इंटू में T बेटा। तो I कितना है 5 एम्पियर, और T कितना है 300 सेकेंड्स। तो कितना 5 3 15, और आगे 2 0, इतने कूलम आ गया आपका आंसर बच्चों। देखिए स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक सर्किट से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, है ना। यहाँ से देखेंगे क्या है आपका एक्चुअल में, है ना। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक सर्किट, कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, कि एक तरह से उसने कहा है कि कंटिन्यूअस और क्लोज्ड, यानी कि क्या करंट खुला हुआ भी नहीं होना चाहिए और टूटा हुआ भी नहीं होना चाहिए। एक ऐसे करंट का एक तरह से रास्ता, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। अब देखिएगा इलेक्ट्रिक सर्किट सिंबल्स, है ना, अलग अलग सिंबल्स हैं आपके। आप देखिएगा इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स के साथ अलग अलग सिंबल्स हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक सेल बच्चों, इलेक्ट्रिक सेल आपका ये है, और इलेक्ट्रिक बैटरी आपकी होगी जब एक से ज्यादा सेल हो गए आपके। बल्ब आप ऐसे भी शो कर सकते हैं, ऐसे भी। और ये एमीटर है बच्चों, है ना, जिससे हम किसको, करंट को मेजर करते हैं। और ये आपका क्या है, ये ओपन प्लग है, और या ये भी आपका ओपन प्लग है। और ये देखिए बच्चों, ये क्लोज्ड है, ये भी दोनों, है ना, कोई सा भी यूज कर सकते हैं। वोल्ट मीटर आपका ये हो गया सिंपल, ये वायर, और अगर ये जॉइंट वायर दिखानी, जहां 2 वायर एक साथ कनेक्ट हो रही है, तो वो ये हो गया। और आप देखिएगा क्रॉस वायर में देखिए ये जो आ रहा है ना बच्चों, ऐसे करके, यानी कि जो ऊपर वाली वायर है ना, वो नीचे वाली वायर को बिना टच किए निकल रही है ना, तो इसे कहेंगे वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट। और ये आपका रेजिस्टर हो गया, इसके बारे में पढ़े आगे हम। और ये क्या आपका रियोस्टेट हो गए, रियोस्टेट और वेरिएबल रजिस्टर, इन्हें कुछ भी कह सकते हो आप। देखिए स्टूडेंट, अब आप क्या दिया आपको, सर्किट डायग्राम, है ना। इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में आपने पढ़ा था, अब ये डायग्राम के बारे में पढ़िए। डायग्राम विच इंडिकेट्स हाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स इन अ सर्किट हैव टू बी कनेक्टेड। कि क्या वह डायग्राम जो कि दिखाता है कि एक सर्किट में अलग अलग कंपोनेंट्स किस तरह से कनेक्टेड है। by using symbols for different electric components is called a circuit diagram, जिसमें अलग अलग आपके कंपोनेंट्स के लिए अलग अलग आपके क्या सिंबल्स यूज किए जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, आपका सर्किट डायग्राम कहते हैं। जैसे ये आपका क्या है, सबसे पहले सेल लगा हुआ है बच्चों आपका, है ना। उसके बाद ये करंट जाते हुए दिखाई दे रहा है, नहीं वायर हो गई आपके ना, ये आपकी क्या हो गई वायर।
और अब आप इसके बाद क्या कहेंगे, अगर मैं बात करूं, ये क्या हो गया, एमीटर। इसके बाद आपका ये रेजिस्टेंस है, और ये क्या हो गया, वोल्ट मीटर। अब आप देखिए आगे बच्चों, आगे कनेक्टिंग वायर वापिस ही आपका है ना। अब यहाँ पर क्या पूरा आपका डायग्राम हो गया जो कि शो कर रहा है किसको, इलेक्ट्रिक सर्किट को। और इलेक्ट्रिक सर्किट को शो करने वाला डायग्राम आपका क्या कहलाता है, सर्किट डायग्राम कहलाता है। आप ये देखिएगा बच्चों, पीछे मैंने आपको कहा था कि सीरीज में और पैरेलल में क्या होता है। सीरीज का मतलब है वायर से सीधे कनेक्ट हो जाना, जैसे एमीटर है बीच में आ गया, बस सीधा कनेक्ट हो गया। और पैरेलल आप देखिए, ये वायर से अलग से कनेक्टेड है बच्चों, है ना। साफ दिखाई दे रहा है कि वोल्ट मीटर कैसे लगा हुआ है आपका, पैरेलल लगा हुआ है किसके, अगर किसी इसके रेजिस्टेंस के देखो या इस रेजिस्टेंस के, कैसे लगा हुआ आपका, ये पैरेलल लगा हुआ है। तो वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल कनेक्ट किया जाता है और एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट फ्लो ऑफ, क्या बेटा आपका, चेंज थ्रू इट, चार्ज सॉरी, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। कहने का मतलब ये है कि क्या है आपका, रेजिस्टर की वह प्रॉपर्टी, यानी कि क्या आपका, आप कह सकते हो कि कंडक्टर की, किसी भी वायर की, किसी भी कंडक्टर की वह प्रॉपर्टी जो कि क्या करती है, करंट को फ्लो होने से रोकती है, यानी चार्ज को फ्लो होने से रोकती है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। इट्स एसआई यूनिट इज ओम। देखिए ओम है आपका, तो ओम को आप ओम ही पढ़ लीजिएगा, जिससे आपका ये जो साइन है ये भी आपका देखिए शिवलिंग की तरह हो गया है ना, तो ये आपके लिए आसान होगा याद रखना, है ना। चलिए अब देखिए रेजिस्टेंस तो ये हो गया आपका, यानी कि प्रॉपर्टी है कंडक्टर की। अब देखिए रेजिस्टर क्या है आपका, तो आप देखिए रेजिस्टर में क्या दे रखा है आपको, इट इज डिवाइस एज वायर विच प्रोवाइड रेजिस्टेंस। ये क्या होती है, एक डिवाइस होती है जैसे कि वायर, और ये क्या करती है, प्रोवाइड करती है रेजिस्टेंस। जैसे क्या है आपका, नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम वायर किस चीज में यूज होती है बच्चों बताइए, अरे नाइक्रोम वायर किस चीज में यूज होती है, बोलिए बच्चों, सर नाइक्रोम हीटिंग की एलिमेंट, वायर किस चीज में यूज होती है, हीटिंग एलिमेंट में। किसमें बेटा, अरे हीटर वगैरह के एलिमेंट्स हैं, है ना। चलिए कोई नहीं। अब देखिए वेरिएबल रेजिस्टेंस, देखिए ऊपर तो था रेजिस्टेंस यानी कि जो फिक्स होता है, और वेरिएबल आपको पता है मैथ्स में भी आप यूज करते हैं, यानी कि जो घट बढ़ सके। इट इज यूज्ड टू रेगुलेट करंट इन दी सर्किट, यानी कि रेगुलेट करने के लिए मतलब उसको कंट्रोल करने के लिए ना सर्किट में, तो ये यूज होता है विदाउट चेंजिंग दी वोल्टेज, और इससे वोल्टेज चेंज किए बिना ही हम क्या कर सकते हैं, करंट को घटा बढ़ा सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। और ये जो आपका दे रखा है ना वेरिएबल रजिस्टर, ये क्या हो गई, इसकी डिवाइस हो गई बच्चों। जैसे ऊपर आपने क्या पढ़ा था, अभी आप ध्यान से देखिएगा, ये जो आपने पढ़ा था रेजिस्टेंस, उसकी डिवाइस क्या थी, रजिस्टर। इसी तरह वेरिएबल रेजिस्टेंस और इसकी डिवाइस क्या है आपकी, रियोस्टेट या वेरिएबल रजिस्टर हो गई आपकी। देखिएगा बच्चों ओम्स लॉ है ना, क्या दे रखा है आपको इसमें, ओम्स लॉ, इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। बच्चों ये इनकम्प्लीट है क्या, कुछ बताइए, बताइए बच्चों, किसी को याद होगा ओम्स लॉ तो देखिएगा ध्यान से, ये कंप्लीट है, ठीक है। इसमें वो आ जाता है कि आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड क्या आपका एक रूम टेम्परेचर। चलिए खैर छोड़िए वो। अब यहाँ देखिए कुल मिलाकर ये कहा है कि बेटा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो आपका किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब आपने देखा होगा अक्सर ये जो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर जब हम इक्वल का साइन लेते हैं तो एक कांस्टेंट लेना होता है सामने, अक्सर मल्टीप्लाई में आता है, लेकिन इसने क्या लिया था हमने, आपका डिवाइड में लिया था, ठीक है। ये तो ये ओम्स लॉ बना था, और अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें ऐसे करके तो क्या आ जाता है, V इक्वल्स टू आई आर, जो आपको याद होता है वो ये याद होता है। लेकिन अगर आप खाली V इक्वल आई आर लिख देंगे तो गलत होगा, आपको यहाँ से लिखना होगा हमेशा, ठीक है, ऐसे करके, तो ओम्स लॉ आपका सही जाएगा। अब आप समझिएगा इसमें V और I के बारे में आपको ऑलरेडी पता है ना बच्चों, V क्या होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस और I क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन R के बारे में अभी हमने नहीं पढ़ा था, तो आप देखिएगा वेयर R इज कांस्टेंट फॉर द गिवन कंडक्टर। गिवन कंडक्टर मतलब अगर आपको
सपोजिट कॉपर की वायर दे रखी तो कॉपर के लिए अलग होगा, सिल्वर की वायर तो सिल्वर के लिए अलग होगा, मतलब ये क्या होता है डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट होता है। एंड कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है, आर जो है वो एक कांस्टेंट है, हर एक मटेरियल के अलग अलग होता है और इसे हम कहते हैं क्या है, रेजिस्टेंस कहते हैं। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, और इसकी SI यूनिट क्या होती है, ओम होती है। ओम इज डिनोटेड बाय दिस साइन। अब देखिए क्या है आपका 1 ओम। 1 ओम के बारे में अगर आपको पूछा है तो R इक्वल 1 ओम, तो आप देखिएगा R का फॉर्मूला बच्चों V इक्वल आई आर है ना, तो R को अगर आपको 1 लाना है तो V भी आपने 1 रखना होगा इसमें और I भी आपने 1 पुट करना होगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो यहाँ पर क्या है आपका, जब इसको भी 1 रखेंगे हम और इसको भी 1, तो R क्या आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। ये देखिए ये आ गया आपका 1 ओम, है ना। अब इसी को आप देखिएगा कैसे लिखा गया है, किस वे में लिखना है हमने, ये देखिए 1 ओम इट इज इक्वल टू द फ्लो ऑफ 1 एम्पियर ऑफ करंट थ्रू अ कंडक्टर बिटवीन 2 points having potential difference equal to 1 volt, then 1 ohm is equal to 1 volt upon 1 ampere, ये आ जाएगा आपका। देखिए स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, वह फैक्टर जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। सबसे पहले लेंथ ऑफ कंडक्टर, जो लेंथ होगी, यानी कंडक्टर आप एज अ वायर मान लीजिए कि वायर की जो लेंथ होगी उस पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है ना, ये देखिए R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। और लिखा है R इंक्रीज विद इंक्रीज इन लेंथ एंड वाइस वर्सा, मतलब इसका उल्टा भी सही होता है, यानी R इंक्रीज होगा लेंथ बढ़ने पर और अगर लेंथ घटाएंगे तो R डिक्रीज होगा। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, L क्या है आपका, लेंथ ऑफ वायर या लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब आप आगे देखिएगा बच्चों, आगे क्या है आपका सेकंड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मीनिंग आप समझिएगा बच्चों कि अगर आपने एक मोटी वायर ली, आप ये मानकर चलिए, देखिए पहले आप ये देख लीजिए, एक मान लीजिए वायर है बच्चों आपकी, ये वायर, इस वायर को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, जैसे एक सिलेंडर होता है ना ये, और अगर आप इस वायर को, ये भी मैंने पूरी वायर ले ली, ठीक है, बहुत मोटी सी, जिससे आपको समझ में आए, ये वायर होगी मान लीजिए पूरी, और ये वायर होती कैसी, आपको पता है कि सिलेंडर की फॉर्म में होती है ना वायर हमेशा, है ना बच्चों, ये सिलेंडर की फॉर्म में। अब आप इसकी एक स्लाइस कट कर दीजिए ऐसे अलग, तो जब स्लाइस कट करेंगे तो वो क्या आएगा, एक सर्कल आएगा कि नहीं आएगा बताइए, ठीक है, एक सर्कल आएगा और इसके एरिया को, ये इसका एरिया होता है क्या, पाई आर स्क्वायर, इसको हम कहते हैं बच्चों क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं के वायर की एक तरह से जो मोटाई होती है ना, उस मोटाई की बात चल रही है ना। अब आप देखिए समझिएगा बच्चों, इसमें क्या है आपका आगे की कहानी कि किसके बारे में कहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखिए क्या है, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A of conductor, R will increase with decrease in area of conductor and vice versa। यानी इस बार उल्टा है, लेंथ के साथ तो क्या था, अगर लेंथ बढ़ेगी तो R भी बढ़ेगा, इस बार अगर एरिया बढ़ेगा तो R घटेगा, और अगर एरिया आपका क्या होगा, घटेगा तो R बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा इन दोनों बातों का बच्चों। इसके आगे अब आप समझिएगा थर्ड, है ना, थर्ड कंडीशन क्या दे रखी है आपको, दो फैक्टर तो हो गए, एक तो लेंथ ऑफ कंडक्टर बच्चों और दूसरा हो गया आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब आप थर्ड पोजीशन देखिए, थर्ड क्या दे रखा है आपको, थर्ड पोजीशन पर नेचर ऑफ मटेरियल्स, कि मटेरियल जो है उसका नेचर कैसा है, यानी कि जिसका कंडक्टर बना हो, जिसकी वायर बनी हो, उसका मटेरियल का नेचर कैसा है वो। तो देखिए डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना पी टाइप बच्चों, है ना, ये इसको हम रो कहते हैं, क्या कहते हैं, रो, रेजिस्टिविटी को शो करता है बच्चों, ये क्या किसको शो करता है आपका, रेजिस्टिविटी। अभी आपको मैं बताऊंगा कि रेजिस्टिविटी एक्चुअल में होती क्या है ना, ये समझिएगा। देखिए दोबारा से पढ़ रहा हूं मैं, डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी रो, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स, ये प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी
रेजिस्टिविटी, ये रेजिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी भी मटेरियल के। ये आर प्रोपोर्शनल टू रो, रो क्या है बच्चों, रेजिस्टिविटी, और आर क्या है आपका, रेजिस्टेंस। अभी जो रेजिस्टिविटी है इसका मतलब समझिएगा बच्चों, ये भी आपकी फिक्स होती है लेकिन अलग अलग मटेरियल्स की। देखिएगा समझिएगा कि आर तो आपका डिपेंड करता है बच्चों लेंथ ऑफ वायर पर, एरिया पर, उसके बाद रेजिस्टिविटी पर। लेकिन रेजिस्टिविटी का मतलब क्या होता है, रेजिस्टिविटी मान लीजिए अगर मैं कॉपर की निकालने लगूँ है ना, तो कॉपर की आपकी क्या होगी, हर जगह सेम होगी, चाहे वो वायर बिल्कुल पतली सी हो, इतनी इतनी पतली हो या मोटी हो, या चाहे वो बिल्कुल एकदम इतनी पतली हो, लेकिन क्या होगा, सबकी रेजिस्टिविटी सेम होगी। वो रेजिस्टिविटी जो होती है वो किसकी होती है, मटेरियल की होती है, कि कॉपर की अलग होगी, कोबाल्ट की अलग होगी, ठीक है। और रेजिस्टिविटी पर ही क्या डिपेंड करता है आपका, रेजिस्टेंस। हालांकि रेजिस्टेंस जो 3 फैक्टर आप पढ़ चुके हैं उसके बारे में, ये तीसरा फैक्टर है आपका, आपने अभी देखा कौन सा फैक्टर है आपका, ये तीसरा फैक्टर आप देख सकते हैं आराम से, है ना। तो अब आप देखिएगा सबसे पहला फैक्टर क्या था, सबसे पहला फैक्टर था बच्चों आपका कि आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, फिर दूसरा था आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, और तीसरा आया आपका कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रो के। अब अगर मैं इन तीनों को कंबाइन करूं बच्चों, तो तीनों को कंबाइन करने पर क्या आएगा, आर प्रोपोर्शनल है एल ऊपर रो ऊपर, लेकिन एरिया नीचे ना, तो एरिया नीचे आ गया, आप देख सकते हो ये कंडीशन आ गई। और आपको पता है बच्चों कि इसके बाद अगर मैं आर इक्वल्स टू मान लीजिए के ले लेता हूं, है ना, क्योंकि ये साइन हटाते हैं ना जब हम, आपको पता है बच्चों कि जब हम ये प्रोपोर्शनल वाला साइन हटाते हैं तो इक्वल लेते हैं, तो यहाँ पर इक्वल ले लिया के लगाकर, और इसके बाद अब आप के को क्या पुट कर देंगे बच्चों, के को पुट कर देंगे 1। तो आर इक्वल्स टू फॉर्मूला बना आपका ये, ध्यान से देख लीजिए बच्चों, क्या फॉर्मूला बना आपका, ये बन गया आर इज इक्वल्स टू एल रो अपॉन में ए, जहां पर एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है, रो क्या है आपका, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल है, और ए क्या है आपका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, यानी एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, ध्यान रखिएगा इस बात का भी। अब आप यहाँ पर देखिए बच्चों, ये तो आपको पता चल गया है, ठीक है। अब बात आती है यूनिट की, कि आर का ये जो आपकी रो है ना, रो की यूनिट क्या होगी। तो यूनिट निकालने का तरीका देखिएगा, अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा और याद भी कर लेना हमने कि रो एल अपॉन में ए। तो आप इस कंडीशन में क्या करेंगे बच्चों, सबकी यूनिट लिख दीजिए, जैसे आर की क्या है ओम, रो की पता नहीं, एल की क्या होती है मीटर, और बच्चों एरिया की क्या होती है मीटर स्क्वायर। तो देखिए 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, अब ये मीटर इधर आ जाएगा, तो ये क्या हुआ आपका, ये ओम मीटर। तो रो की जो आपकी क्या हो गई, यानी रेजिस्टिविटी की जो आपकी क्या हो गई बच्चों, यूनिट हो गई, वो क्या हो गई आपकी, ओम मीटर। आगे दे रखा है आपको टेम्परेचर, आर इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा, यानी टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है और टेम्परेचर घटने पर रेजिस्टेंस घटता है। अब बच्चों थोड़ा सा ये समझिएगा कि रेजिस्टेंस का बढ़ना अच्छा है या गलत है। नॉर्मली डिवाइस में, जैसे कि आप मान लीजिए घर की सारी चीजें चल रही है, तो उसमें रेजिस्टेंस आपका बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, बताइए। नहीं बेटा, नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस का मतलब है रुकावट होना, है ना। और इलेक्ट्रिक करंट में अगर रुकावट होगी तो अच्छा थोड़ी होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है आपका, अब आप देखिएगा, अभी आपने पढ़ा था ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये था ना, बताइए, आई प्रोपोर्शनल टू वी, फिर आई इक्वल उसने क्या लिया था, वी अपॉन आर। तो यहाँ से दो कंक्लूजन निकलते हैं कि भाई एक तो आई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी के, अगर वोल्टेज बढ़ेंगे तो क्या होगा आपका, आई भी बढ़ेगा, यानी कि क्या, इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा, या इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेंगे। लेकिन आई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के, यानी रेजिस्टेंस के। तो रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना कम क्या होगा आपका, इलेक्ट्रिक करंट होगा, पावर नहीं आ पाएगी उस हिसाब से, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात का बच्चों। अब देखिएगा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है आपकी, डिस्कशन ऑन ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ के बारे में आपको बताइए, इक्वल्स टू वी अपॉन आर होता है आपका। तो इसका मीनिंग मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर। इसका मीनिंग है बच्चों कि आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के, और आई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। यानी कि क्या, अगर वी आपका डबल होगा तो आई भी क्या होगा, डबल। वी अगर हाफ होगा तो आई भी क्या होगा, हाफ, है ना। इसी तरह से अगर v आपका ट्रिपल होगा तो आई भी ट्रिपल, और अगर v अगर 1/3 होगा तो आपका आई भी 1/3।
लेकिन आर वाले रिलेशन में जो है ना बच्चों आपका उल्टा होगा, यानी आर अगर डबल होगा तो आई हाफ हो जाएगा, आर अगर ट्रिपल होगा तो आई 1/3 हो जाएगा, इसी तरह आर अगर हाफ होगा तो आई डबल हो जाएगा, यानी कि इनवर्स रिलेशन है। अब यही चीज आपके लिखी हुई है, आपको देखना है ध्यान से, बड़े कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा। पहला, द इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस, बिल्कुल सही बात है। आई के फॉर्मूले में वी और आर आता है तो दोनों पर डिपेंड करता है। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल, अगर पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दिया जाए तो करंट ऑल्सो डबल, करंट भी डबल हो जाएगा। इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज हाफ देन करंट गेट्स हाफ्ड, अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपका हाफ हो जाए तो करंट भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इफ द रेजिस्टेंस इज डबल देन करंट गेट्स हाफ्ड, अगर रेजिस्टेंस को डबल कर दिया जाए तो बिल्कुल हाँ उल्टा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इफ द रेजिस्टेंस इज हाफ, अगर हाफ हो गया तो फिर आई क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और यही बात मैं आपको बता चुका था बिल्कुल वहां पर। आप देख सकते हो कि बच्चों फॉर्मूले से कितना आसान हो जाता है। अब वो डबल कराए ट्रिपल कराए कोई मतलब नहीं, बस हमने ये फॉर्मूला याद रखना है, इसमें लगा देना है, आपका खुद एहसास हो जाएगा इस चीज का, है ना बच्चों। देखिए बच्चों, ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट है ना, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। फॉर अ क्या है आपका यहाँ पर सम, क्या आपका सेम रेजिस्टेंस आर व्हेन 3 डिफरेंट वोल्टेज सोर्सेज आर टेकन, कि आपके तीनों रेजिस्टेंस तो आपके आर ही होंगे, ठीक है, तीनों रेजिस्टेंस ऐसे होंगे कि जिनका रेजिस्टेंस कितना होगा, आर आर आर, लेकिन उनके वोल्टेज अलग अलग लेंगे। द रिजल्टिंग पोटेंशियल डिफरेंस विल ऑलवेज बी प्रोपोर्शनल टू दी, क्या आपका करंट फ्लोइंग टू दी सर्किट। ध्यान रखिएगा इस बात का, कैसे अभी आप देखिएगा बच्चों, यहाँ पर आपको ये तीन डायग्राम दे रखे हैं। तीन डायग्राम कैसे दे रखे हैं आपको, आप ध्यान से देखिए। इसमें कितना आपका सिंगल सेल लगा हुआ है, इसमें बेटा डबल सेल यानी बैटरी हो गई, इसमें ट्रिपल सेल वाली बैटरी हो गई। और बैटरी बढ़ा, अगर हम सेल बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ता है, वोल्टेज बढ़ते हैं बच्चों, है ना। तो आप देखिए जो आपको ये पहला वाला दिया हुआ है ये वाला आपका, तो इसमें आप देखिएगा क्या है बच्चों आपका, जब आपने इसका वोल्टेज कितना लिया, आपने V1 लिया है ना, V1, और I कितना है आपका, I1। इसी तरह दूसरे वाले में आपने ये क्या लिया, V2, और I कितना है बच्चों आपका, ये I पर अगर आप ध्यान दें तो I कितना है बच्चों, आप I पर ध्यान दीजिएगा, I कितना आ रहा है, इस वाले में I2 आ गया सिंपल। इसी तरह ये आपका V3 और कितना बेटा आपका I3। तो आप क्या पाएंगे आगे, आप आगे देखिए, उसने वैसे लिख दिया है पहले आपको ऑलरेडी, कि तीनों कंडीशन में जब हमने वोल्टेज भी बढ़ाए ना तो उस कंडीशन में भी क्या है बच्चों आपका, ये तीनों प्रोपोर्शनल आ रहे हैं, V1 I1 के, V2 I2 के और V3 I3 के। तो इसका मतलब क्या हुआ है आपका ये हुआ, देखिए जो नीचे लिखा हुआ है कि एक्सपेरिमेंट जो है आपका क्या हो गया, कामयाब हो गया। इफ वी प्लॉट VI ग्राफ, द ग्राफ कम्स बी स्ट्रेट लाइन, के ग्राफ जो आएगा इनका स्ट्रेट लाइन आएगा अगर हम VI ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जो रेजिस्टेंस को शो करता है एक तरह से, या VI की क्या प्रोपोर्शनलिटी को शो करता है, मेन चीज तो ये है। इट एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड ओम्स लॉ, तो ये वेरीफाइड हो गया आपका ओम्स लॉ। इट इज ट्रू फॉर मेटल्स एंड अलॉयज ओनली, और ये किसके, आपका मेटल्स और अलॉयज के लिए बिल्कुल सही है। देखिए बच्चों ये रहा आपका ओमिक मटेरियल और नॉन ओमिक मटेरियल्स, है ना। ओमिक मटेरियल वे होते हैं जो मटेरियल आपके क्या है, जिनसे वेरीफाई हो सके क्या, ओम्स लॉ, और जिनसे वेरीफाई नहीं हो सकता ओम्स लॉ तो वो क्या होंगे, आपके नॉन ओमिक मटेरियल होंगे। ध्यान रखिएगा इस बात का, और इनके एग्जांपल्स आप देख लीजिए। देखिए बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटल वायर ऑफ 2 मीटर लेंथ and 0.6 mm in diameter if the resistance of the wire is 50 ohm। ठीक है, तो क्या बताना है हमने, रेजिस्टिविटी यानी रो बताना है। तो अब हम इसको कैसे कर पाएंगे बच्चों, समझिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए दोबारा से मैं पढ़ रहा हूं आपको, देखिए व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटल वायर, रेजिस्टिविटी के बारे में पूछा है, यानी कि किसके बारे में पूछ रहा है आपसे, रो के बारे में पूछ रहा है। इसके बाद क्या पढ़ रहा हूं बच्चों में,
ऑफ 2 मीटर लेंथ, यानी लेंथ कितनी दे रखी है बच्चों आपको, उसने लेंथ दी है उसने 2 मीटर। ओके, आगे रीड कर रहा हूँ। एंड 0.6 mm इन डायमीटर, और डायमीटर जो दे रखा है ना बच्चों आपको उसने, तो वो आपको उसने कितना दिया है डायमीटर, डायमीटर दिया है बच्चों आपको उसने 0.6 mm। और इस 0.6 mm को अगर आपने क्या कर लिया, किस में कन्वर्ट कर लिया बच्चों, पहले आप रेडियस निकाल लीजिए, रेडियस कितनी हो जाएगी 0.3 मिलीमीटर। और मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों किससे डिवाइड करते हैं हम, 1000 से। तो ये किस में आ जाएगा बच्चों आपका, मीटर में। और फिर ये जो है ना आपका, ये देखिए आप चाहे तो पॉइंट हटाकर 0 बढ़ा लीजिए नीचे, तो 3 अपॉन ये जो आपका लिखा हुआ 10,000, इसको 10 की पावर 4 लिख सकता हूँ मैं। और फाइनली कितना है आपका 3 इंटू 10 की पावर कितना बच्चों आपका 4 मीटर। ये रेडियस आपको उसने दे रखी है बच्चों, से समझने की कोशिश कीजिएगा अच्छे से, है ना। अब देखिए इसके आगे की कहानी, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज 50 ओम। अब आपको रेजिस्टेंस भी दे रखा है बच्चों, रेजिस्टेंस उसने कितना दिया आपको 50 ओम। अब एरिया निकाल लेते हैं सबसे पहले। एरिया का फॉर्मूला होता है बच्चों आपका पाई आर स्क्वायर। तो आप देखिएगा पाई आर स्क्वायर अगर इसका एरिया का फॉर्मूला होता है, तो आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 3.14 और इंटू में आर, आर की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10 की पावर 4 और इंटू 3 इंटू 10 की पावर 4, क्योंकि स्क्वायर है ना तो इतने मीटर स्क्वायर। अब आप देखिए 3 3 9 और 9 की आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 3.14 से, तो 9 4 36, 9 1 9 और 3 12 पॉइंट आपका 1 और 9 3 27, 27 और 1 28, ये आ गया। और इंटू 10 की पावर 4 और 4 आपका कितना हो गया 8 मीटर स्क्वायर। आप देखिए कितना है आपका ये 28.26 मीटर स्क्वायर। अभी सिर्फ आपका एरिया आ रहा है। अब आपको फॉर्मूला पता है बच्चों के, आर इजिकल्स टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए। यहाँ से अगर आप रो निकालेंगे बच्चों, तो रो कितना आएगा आपका आर ए अपॉन में एल। अब देखिएगा ध्यान से, आर, आर की वैल्यू कितनी है आपकी बच्चों 50, एरिया कितना है आपका बेटा 28.26 और इंटू 10 टू दी पावर कितना आपका 8। और नीचे आप देखिएगा एरिया, है ना, एरिया तो आपका, सॉरी लेंथ मैंने ये गलत लिख दिया बच्चों, एक मिनट देखिएगा, आर ए है ना बच्चों, ओ सॉरी एरिया सही लिखा हुआ था, देखिए ये एरिया लिख दिया। और बच्चों अब नीचे आगे क्या आना है जी, नीचे आनी है आपकी लेंथ, और लेंथ कितनी है बच्चों आपकी 2 मीटर। तो 2 से आप इसको कट कर लीजिए सिंपल, तो ये कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 28 पॉइंट है ना, तो ये 14 और 0.13, और फिर 14 से मल्टीप्लाई किसकी करेंगे 5 की, 14.13 से 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 5 3 15 और 5 1 5 और 1 16 और 5 4 20 और 1 21, 5 1 5 और 2 7, और 2 के बाद पॉइंट आपका, और 10 के पावर कितना है आपका 8। अब आप इसको चाहें तो ये लिख सकते हैं बच्चों क्या आपका कि 7.165 और 10 की पावर कितना बच्चों आपका यहाँ पर 10, क्योंकि आपने 2 पॉइंट इधर ले लिया है लेफ्ट में, तो इतने ओम मीटर भी आप लिख सकते हैं इसका आंसर। और ये पावर जो है ना बच्चों, ये माइनस में थी हर जगह, है ना, ये ऊपर जाकर तो माइनस में होनी थी ना, ये माइनस में, यहाँ भी माइनस में, यहाँ भी माइनस में, यहाँ भी माइनस में, यहाँ भी माइनस में, आप देख सकते हैं ये भी माइनस में, और यहाँ पर आपका माइनस था ना। अब ये क्या होगा, 2 पावर आपकी उल्टा प्लस हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 माइनस का, तो माइनस की 6 आएगी। अब मैं इसको ना व्हाइट बोर्ड पे समझा देता हूँ बच्चों। देखिए बच्चों मैं व्हाइट बोर्ड पे करा देता हूँ, उस पर दिखाई नहीं दे रहा था सही से, इस वजह से। ये डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस हो गई हमारी 0.3 मिलीमीटर। बच्चों के मिलीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से डिवाइड करना होता है। अब ये किसमें आ गया मीटर में, और ये 7 के साथ पॉइंट भी डाल लिया, नीचे 0 बढ़ा लिया, तो ये कितना हुआ आपका 3 और नीचे आपका 10 टू द पावर 4 मीटर, और ये ऊपर आकर 10 टू द पावर 4 -4 हो जाएगी इतने मीटर। सबसे पहले आप एरिया निकाल लीजिए, क्योंकि हमें एरिया भी चाहिए ना, तो पाई आर स्क्वायर निकाल रहा हूं मैं, तो पाई की वैल्यू 3.14 रखी हमने,
और आर की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10⁻⁻4 और 3 इंटू 10⁻⁻4। ये रख लिया आपने। अब आप देखेंगे इसमें बच्चों की 3.14 और इंटू 3 9 और 10 कितना हो गया आपका -8। अब 9 के आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इससे, तो 9 के आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9 4 36 9 1 9 9 और 3 12 कैरी कितने बच्चों आपके 1 और 9 3 27, ठीक है ना, 9 3 27 और कितना आपका 1 28, ये हो गया आपका। और 10 कितना आपका -8 बच्चों, और इतने मीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई आर फॉर्मूला था हमारा रो एल अपॉन में ए। यहाँ से अगर आप क्या निकालेंगे रो निकालेंगे तो क्या आएगा आर ए अपॉन में कितना आपका एल बच्चों, है ना। या आप कह सकते हैं कि आपका ये आएगा। तो अब आप देखिएगा और समझिएगा बच्चों, इसको आप क्या करेंगे इसमें। देखिए आर की वैल्यू कितनी है बच्चों आपकी इसमें 50, और इस एरिया की वैल्यू कितनी है बच्चों आपकी इसमें जो आपने निकाली है अभी 28.26 10⁻⁻8, और नीचे डिवाइड में कितना लेंथ आप देखिएगा कितनी दे रखी है आपको 2 बच्चों। 2 से इसको कट किया, आप देखिएगा क्या होगा आपका 14 और 0.13। तो कुल मिलाकर बच्चों यहाँ से आपका आर जो आ रहा है आपका आ रहा है 50 इंटू 10⁻, नहीं रो निकालना है 10⁻, कितना बच्चों आपका -8 और इंटू में आपका 14.13। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 की इससे पूरे से, तो 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका, देखिए 0 का 0, 5 3 15, 5 1 5 और 1 6, 5 4 20, 5 1 5 और 2 7, और 10⁻, कितना -8, और पॉइंट आपका 2 के बाद था तो 2 के बाद ही आ गया। और आप देखेंगे अगर बच्चों यहाँ पर पॉइंट ये इधर का इधर लाएंगे, यहाँ पर लाएंगे, क्योंकि फिजिक्स में 1 के बाद लिखा जाता है ये, तो ये 10⁻, कितना आएगा बच्चों आपका, क्या होगा 2 प्लस हो जाएगी पावर। अगर लेफ्ट में जाते हैं तो प्लस होता है, राइट में जाते हैं तो माइनस। तो आपकी जो पावर आएगी तो वो पावर आएगी बच्चों 10⁻⁻6 ओम मीटर। और इसमें आंसर्स गलत दे रखे हैं, आंसर्स की टेंशन मत लेना, काफी आंसर्स गलत हैं। देखिए आपका ये है रेजिस्टर्स इन सीरीज। जब रेजिस्टर्स किसमें सीरीज में लगे हो तो तब क्या होता है, देखिएगा ये आपका एक तरह से क्या हो जाता है आपका, इस डायग्राम के थ्रू हमने क्या प्रूफ करना है आपका कि आपका सीरीज में जो रेजिस्टर्स लगते हैं तो उनका टोटल रिस्पांस कितना होता है, कैसे होता है। देखिएगा when resistors are joined from end to end to end का मीनिंग है आपका, देखिएगा कि ये आपका पहला रजिस्टर हो गया, दूसरा हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो एंड टू एंड आपके कनेक्ट है, इसका एंड ये रहा, इससे पीछे भी मान लीजिए कोई और कनेक्ट हो गया, ऐसे आपका। तो अब आप देखिएगा कि एंड टू एंड जब जुड़ते हैं तो तब क्या कहा जाता है इनको, कॉल्ड इन सीरीज। तो कहा जाता है कि सीरीज में, जैसे आपको दिखाई दे रहा है R1 R2 और R3। अब आप देखिएगा आपको पीछे पढ़ाया था कि एमीटर जो होता है वो सीरीज में जुड़ा हुआ होता है, यानी कि सीधा सीधा वायर से कनेक्ट हो गया। और आपका जो करंट होता है वो किधर जाता है आपका, देखिएगा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ ये जा रहा है आपका, और ये वापस आ रहा है। पॉजिटिव टू निगेटिव आपकी डायरेक्शन होती है किसकी बच्चों, करंट की, ध्यान रखिएगा हमेशा। दूसरी बात आपको बताया था कि जो आपका वोल्ट मीटर होता है वो किसमें लगाया जाता है आपका पैरेलल में। तो आप देखिएगा पैरेलल लगा हुआ है, जबकि आपका एमीटर किसमें लगा, आपका सीरीज में लगा हुआ है। अब देखिएगा जो हमें पढ़ना है स्पेशली इसमें, उसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। लिखा है आपका इसमें इन सीरीज करंट रिमेन सेम इन होल सर्किट। ये जो करंट होता है ना वो सेम होता है हर एक कहाँ आपका, पूरे सर्किट में हर एक जगह। Let three resistances of resistors are R1, R2 and R3 joined end to end, यानी कि सीरीज में जोड़ दिया गया 3 रेजिस्टर्स को जिनके रेजिस्टेंस कितने हैं आपके R1, R2 और R3 है। Then voltage V1 applied on R1, V2 on R2 and V3 on R3. Let total potential difference, तो total potential difference कितना है आपका V। आप ध्यान दीजिएगा कि R1 वाले में V1 है, R2 वाले में V2 है और R3 वाले में V3, और टोटल आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिया हमने, V लिया इसमें। और टोटल रेजिस्टेंस को किससे शो करेंगे हम, R से, जबकि आपको स्टार्टिंग में बोल दिया है कि जो करंट होगा वो क्या होगा, सेम होगा पूरे सर्किट में आपका हर जगह।
तो अब आप देखिएगा ध्यान से कि V आपका हमने क्या किया, V के साथ क्या किया, देखिएगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब आपको पता होना चाहिए कि ये था आपका V इक्वल टू IR होता था, तो अगर V1 निकालेंगे तो क्या होगा IR1, V2 निकालेंगे तो IR2, जबकि I पर देखिए 1 2 3 कुछ नहीं आ रहा क्योंकि I क्या है आपका हर जगह सेम है, IR3 ये आ गया आपका V1 V2 V3। उसके बाद आपने क्या किया, आप इसमें क्या करेंगे, ये जो था आपका आपने वैल्यू रख दी। तो अब आप देखिएगा जो मैं लिख रहा हूँ ना उस पर ध्यान दीजिएगा, है ना, कि भाई V इज इक्वल टू आपका V1 था, तो V1 की जगह आपने क्या रखा IR1 प्लस IR2 प्लस सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, क्या है आप देखिएगा V इक्वल V1 था तो V1 की वैल्यू कितनी रखी है आपने, देखिएगा V1 की वैल्यू रखी है आपने बच्चों इसमें IR1 IR2 और IR3, और V की वैल्यू कितनी होती है ओम्स लॉ से, V इक्वल IR रह गया, I कॉमन ले लिया आपने, अंदर क्या बचा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3, आपका I से ये I कैंसिल हो गया, R इज इक्वल टू क्या प्रूफ हुआ आपका R1 प्लस R2 प्लस R3। अब चाहे दो रेजिस्टर्स हो आपके या तीनों या चारों, कहने का मतलब ये अगर वो सीरीज में लगे हुए तो आपका R इक्वल क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस जितने भी है सबका सम हो जाएगा सीधा सीधा, ध्यान रखिएगा इस बात का। और अगर आप ध्यान से देखें इसमें क्या लिखा है आपका, इन दिस केस द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस इन द सिस्टम। ये तो प्रूफ किया है कि R इज इक्वल टू जो होगा टोटल वो क्या होगा सारे रेजिस्टेंसेस का सम होगा, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3 का सम होगा। अब देखिए इसमें आगे स्टूडेंट्स आगे क्या दे रखा है आपको इसमें, अब किसकी बात चल रही है आपकी, ये एक डेरिवेशन तो आपने कर लिया सीरीज वाला, वह रेजिस्टर्स इन क्या आपका पैरेलल, जब पैरेलल में लगे हुए हो तो क्या होगा आपका व्हेन रेजिस्टर्स आर जॉइंड इन पैरेलल इट इज कॉल्ड इन पैरेलल। जब रेजिस्टर्स पैरेलल, देखिएगा ये आपका पहला रेजिस्टर हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, तो आपको दिखाई दे रहा है तीन पैरेलल लाइन आ रही है जैसे मैथ्स में होती है, तो इनको कहा जाएगा कि ये पैरेलल है आपके। अब देखिएगा इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस रिमेंस सेम, आपने भी पीछे पढ़ा था कि सीरीज में क्या सेम होता है आपका करंट, सीरीज में आपका करंट सेम होता है और पैरेलल में क्या सेम होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान रखिएगा इस बात का। लिखा है आपका इन होल सर्किट और ईच रेजिस्टेंसेस, पूरे सर्किट में या हर एक रेजिस्टेंसेस में क्या सेम होगा इस बार आपका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, ध्यान रखिएगा बच्चों। अब आपका क्या होगा इस वाले में, देखिएगा I अलग अलग होगा, तो आप डायरेक्टली I पर ही आ जाइए, सिंपल I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। देखिए V इक्वल आपका IR होता था, अगर आप यहाँ से I निकालेंगे तो क्या होगा V अपॉन R, अगर I1 निकालेंगे तो क्या होगा V अपॉन R1, I2 निकालेंगे तो क्या होगा V अपॉन R2, I3 निकालेंगे तो क्या होगा V अपॉन R3, क्या होगा आपका R3। अब आप इन सबकी वैल्यूज रख दीजिए इसमें, तो I इक्वल आपने क्या लिखा V अपॉन R, I1 इक्वल V अपॉन R1 और ये I2 इक्वल V अपॉन R2 और I3 इक्वल V अपॉन R3। अब देखिए V अपॉन R एज इट इज आपका V कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, V से आपका V कैंसिल हो गया बच्चों, तो 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3, यानी इन सबका सम हो गया बच्चों आपका, इन सबका क्या हो गया ये सम हो गया। तो इसका डेरिवेशन भी समझ में आ गया होगा कि पैरेलल वाले में जब हम R निकालते हैं टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं तो उनके रेसिप्रोकल्स का सम टोटल के रेसिप्रोकल के इक्वल होता है, ध्यान रखिएगा इस बात का, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ये देखिए डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज सर्किट है ना, जो आपके सीरीज वाले सर्किट होते हैं उनकी डिसएडवांटेजेस क्या है, देखिएगा पहला पॉइंट, the appliances do not work properly because the appliances do not get the same voltage। देखिए ध्यान दीजिएगा इसमें क्वेश्चन पूछ लिया भी जाता है कि जो आपका एक तो आपने डिसएडवांटेज लर्न कर ली कि आपका सीरीज वाले में क्या होता है कि प्रॉपर्ली वर्क नहीं करती अप्लायंसेस, है ना, लेकिन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्यों नहीं करती, तो आप कहेंगे क्योंकि उनमें सेम वोल्टेज नहीं आता। अब देखिएगा सेकंड, ऑल द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैव ओनली वन स्विच, पूरी सारी की सारी आपकी अप्लायंसेस का एक सिंगल स्विच होता है ड्यू टू
विच दे कैन नॉट क्या आपका टर्न ऑन ऑफ सेपरेटली, उनको अलग अलग हम ऑन ऑफ नहीं कर सकते जैसे घर में करते हैं। तो इसका मतलब घर वाली किसमें होती होंगी, पैरेलल में। देखिए टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इंक्रीज ड्यू टू करंट गेट्स लो। ध्यान रखिएगा कि जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाता है वो क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, और रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, आपका जो करंट होगा वो लो हो जाएगा। ठीक है, समझ लो ना, रेजिस्टेंस ज्यादा होने से आपका, आपको पता है कि चार्जेस का फ्लो जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, और चार्जेस का फ्लो का स्लो होने का मतलब है आपका इलेक्ट्रिक करंट का लो हो जाना। देखिएगा फोर्थ में, इफ वन अप्लायंस इज डैमेज्ड, अगर सिर्फ एक अप्लायंस खराब हो जाए, देन ऑल अप्लायंसेस आल्सो स्टॉप वर्किंग, तो बाकी के अप्लायंसेस भी क्या होती है आपकी, एक तरह से काम करना बंद कर देती है। देखिएगा आगे क्या दे रखा है आपको, एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल सर्किट के, पैरेलल सर्किट के आपके एडवांटेजेस क्या है आपका, देखिएगा फर्स्ट, द अप्लायंसेस गेट दी सेम वोल्टेज। सबसे पहली बात तो है कि सेम वोल्टेज होते हैं इसमें, हेंस दे वर्क प्रॉपर्ली, इसलिए क्या होता है, वर्क प्रॉपर होता है। अब देखिएगा वहां क्वेश्चन बन रहा था आपका सीरीज में कि क्या आपका कि वे प्रॉपर्ली वर्क क्यों नहीं करती, तो आपने कहा था कि क्या होता है, वोल्टेज क्या होते हैं उनमें, क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जबकि यहाँ पर आप उससे पूछा जाए कि ये प्रॉपर्ली वर्क क्यों करती है ना पैरेलल वाले में, तो आप कहोगे कि सेम वोल्टेज है इस वजह से, तो वोल्टेज सेम होने पर ज्यादा अच्छा वर्क हो जाता है, ध्यान रखिएगा। सेकेंड है, ऑल द अप्लायंसेस हैव स्विच सेपरेटली ड्यू टू विच दे कैन टर्न ऑन ऑफ सेपरेटली, है ना, आराम से सबके अलग अलग स्विच हो जाते हैं जिससे कि आराम से उनको ऑन ऑफ कर सकते हैं अलग अलग। थर्ड देखिए, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट डिक्रीज, है ना, टोटल रेजिस्टेंस जो होता है एज कंपेयर्ड किसके, आपका सीरीज वाले के, क्या होता है इसमें कम होता है। हेंस करंट में भी क्या आपका दे रखा है इसमें आपका ड्रॉन ग्रेटर, तो ये क्या होगा आपका ज्यादा करंट होगा, ध्यान रखिएगा, जितनी रुकावट कम होगी यानी रेजिस्टेंस कम होगा उतना करंट का फ्लो ज्यादा होगा। अब देखिएगा फोर्थ में, इफ वन अप्लायंस इज डैमेज्ड देन अदर अप्लायंसेस कंटिन्यू टू वर्क प्रॉपर्ली, तो बाकी की क्या करेंगी आपकी बिल्कुल प्रॉपर वर्क करती रहेंगी। अब आप आगे देखिएगा बच्चों, जो आपके ये क्वेश्चन दे रखे हैं एक दो, ध्यान से देखिएगा क्या दिया आपको। देखिए इसमें दिया है आपको क्वेश्चन में, देयर आर थ्री रेजिस्टर्स joined in series in a system having resistance equal to 10 ohm, 20 ohm and 30 ohm respectively. If the potential difference of the circuit is 240 volt, find the total resistance and current through the circuit. देखिए बहुत आसान है, ये सीरीज में है ना, तो अगर ये सीरीज में है तो आपको पता होना चाहिए कि R इज इक्वल टू क्या होगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। तो R1 कितना आपका 10 ओम और R2 कितना आपका 20 ओम और R3 कितना आपका स्टूडेंट्स 30 ओम। तो आपको पता है कितना हो गया आपका टोटल 60 ओम हो गया। ठीक है, R इक्वल टू 60 ओम हो गया, और आपको V दे रखा है उसने कितना 240 वोल्ट, कितना दिया आपको स्टूडेंट्स उसने 240 वोल्ट, और I पूछा है, आपको पता है V इक्वल क्या होता है IR होता है, तो V की वैल्यू रख दीजिए 240 है ना, और I का I रहा, R की वैल्यू रख दीजिए, R कितना आपका 60, तो यहाँ से I कितना आ गया 4, और 4 क्या होगा आपका एम्पियर, तो I तो आ रहा है 4 ओम एम्पियर और R आ रहा है कितना आपका 60 ओम, देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देयर आर टू इलेक्ट्रिक लैंप्स M एंड N, दो अलग अलग लैंप्स दिए यानी कि दो रेजिस्टर्स दे रखे एक तरह से M और N, which are joined in series having resistance क्या दे रखा आपको इक्वल टू 15 ओम एंड 20 ओम, कि 15 ओम और कितना दे रखा आपको 20 ओम। तो देखिएगा ध्यान से, इसमें R1 इक्वल कितना दे रखा आपको इसमें 15 ओम, और R2 इक्वल है आपका 20 ओम, और आपसे क्या पूछे R इक्वल आपने क्या लिखा R1 प्लस R2, R1 कितना है आपका 15 ओम और 20 ओम, तो कितना है आपका ये 35 ओम। अब आप आगे देखिएगा, इसमें आगे क्या कहा है आपसे, उसने क्या रेस्पेक्टिवली, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज 220 वोल्ट, आपको क्या दे दिया स्टूडेंट्स, इसमें आपको V दे दिया, V कितना है आपका 220 वोल्ट है ना, तो फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस हम निकाल चुके हैं, और इलेक्ट्रिक करंट पूछा आपसे, लेकिन अब जरा देखिएगा ध्यान से उसने क्या पूछा है। टोटल रेजिस्टेंस आप ध्यान रखिएगा 35 है और V दे रखा है आपको, देखिए टोटल रेजिस्टेंस आपको क्या दे रखा है उसने 35 ओम, और V दे रखा है आपको कितना 220 वोल्ट। अब देखिए उसने जो पूछा है ना उस पर ध्यान दीजिएगा दोबारा से, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस निकल चुका है,
एंड इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दी सर्किट, पूरे सर्किट का इलेक्ट्रिक करंट पूछ रहा है, तो आई इक्वल फिर वही आ जाएगा, यानी वी इक्वल आई आर आया आपका, और आपने यहाँ पर क्या लिखा, वी की जगह 220, और सामने क्या लिखा आपने, आई का आई, लेकिन आर की जगह क्या लिखा आपने 35। तो यहाँ से आई आप खुद निकाल लीजिएगा कि 220/35 जितना भी आ रहा है आप खुद लिखिएगा इसको, है ना। लेकिन उसने कुछ और भी कहा है स्टूडेंट्स, कुछ और देखिएगा ध्यान से क्या कहा है उसने, है ना। देखिए, ऑल्सो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू लैंप्स सेपरेटली, है ना। यानी अलग अलग वी पूछा है आपसे उसने, क्या पूछा है, अलग अलग वी पूछा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा कि भाई v इक्वल्स टू आई आर होता है, लेकिन v1 पूछा है, तो v1 इक्वल क्या है आपका आई आर वन, क्योंकि आई तो सेम होता है ना, सीरीज में आई क्या होता है, सेम होता है। तो आई कितना है आपका 220/35, और R1 कितना है आपका 35। तो देखिए 35 से 35 गया, कितना है आपका ये 220। अरे यही आएगा ना, बताइए, या R1, सॉरी R1 मैंने गलत लिख दिया बच्चों इसमें, R1 कितना लिख दिया मैंने इसमें 35, है ना। तो 35 नहीं है, 35 तो टोटल है, R1 कितना था आप देखिए पहले वाले में 15। अब आप देखिएगा इसमें ये जितना भी आएगा V1 इक्वल आपका, आप खुद निकालिएगा इसको पॉइंट्स में, ये इतने वोल्ट हो गया। अब जब V2 निकालेंगे आप, तो V2 क्या होगा आपका IR2, तो फर्क क्या आएगा आपका इसमें 220 अपॉन में कितना आपका 35, और R2 कितना आपका इसमें 20। ये भी आप खुद निकालिएगा, ठीक है। देखिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देयर आर टू रेजिस्टेंस R1 एंड R2 हैविंग रेजिस्टेंस इक्वल टू 20 ओम एंड 30 ओम रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इस बार पैरेलल दिया है बच्चों आपको, तो पैरेलल अगर दिया है तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि भाई 1/R इक्वल्स टू 1/R1 और प्लस 1/R2 ही होगा। तो 1/R1 आपका कितना आ रहा है आप देख सकते हैं, कितना आपका ओके, और 1/R2 कितना आपका 30। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपका 60, और यहाँ पर 3 ये 2, तो ये आया आपका 5/60, या आप अगर कट कर देंगे तो 1/12। तो 1/R इक्वल्स टू 1/12 आ रहा है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R इक्वल कितना आएगा 12 ओम। पर ध्यान रखिएगा कि 12 ओम है हमारा टोटल, है ना। कैसे आए आपने देख लिया, आगे का क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ मैं, देखिए अब आगे क्या है आपका, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक सर्किट इज 5 वोल्ट। हालांकि हमें पता है कि पैरेलल में जो है आपका वोल्टेज सेम होते हैं, यानी पहले में दूसरे में और टोटल में आपका 5 वोल्ट ही होगा। देन फाइंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना है टोटल रेजिस्टेंस हमारा 12 ओम। ओके आगे कंटिन्यू करते हैं, क्या दे रखा है आपको नेक्स्ट में, उसने कहा है इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दी सर्किट, यानी आई पूछा आपसे, टोटल आई पूछा है, वी जबकि आपको दे रखा है, वी कितना दे रखा है स्टूडेंट्स आपको उसने 5 वोल्ट, और आपसे आई पूछा है, तो वी इक्वल हमें पता है आई आर फॉर्मूला होता है ना, तो 5 का 5, और आप देखेंगे कि ये कितना आ रहा है आपका, बताइए स्टूडेंट्स ये कितना आ रहा है आपका 12। तो ये आई का आई और आर की जगह आपने क्या पुट किया 12, तो आई इक्वल कितना है आपका 5/12। ये पूरा कैंसिल आप खुद कीजिएगा, समझ में आई बात, इतने एम्पियर। अब आप देखिएगा ये भी आ गया आपका, आई पूछा था, आई निकाल लिया आपने 5/12 एम्पियर, मैंने ऊपर लिख दिया इसको, ठीक है। बाकी मैंने ये सब रब कर दिया, ठीक है। नीचे वाला कैसे हुआ ये आप देख ही सकते हैं ना। अब आप इसके आगे की कहानी देखिए बच्चों, आगे क्या दे रखा है आपको, है ना। थर्ड, द करंट थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टेंस। आपको पता है कि I1 और I2 अलग अलग होंगे, क्योंकि क्या होता है पैरेलल में करंट अलग अलग होता है, जबकि आपका सीरीज में करंट सेम होता है, ठीक है। तो I1 और I2 की बात कर रहे हैं आपसे, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, वो आपसे I1 और I2 की बात कर रहा है। तो आप देखिएगा V इक्वल अगर आपका IR होता है तो I इक्वल क्या होता है V/R, लेकिन उसने I1 पूछा है, तो I1 इक्वल क्या होगा V/R1। V/R1 क्यों होगा, क्योंकि V तो सेम होता है ना, इसलिए 5/R1। R1 कितना है आपका बताइए 20, तो कितना है 1/4, और 1/4 को तो आप पॉइंट में डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, कितना आएगा आपका ये आ जाएगा ना, इतने एम्पियर। इसी तरह I2 लिखेंगे आप V/R2, तो क्या आएगा आपका 5, और नीचे आपका कितना आएगा 30, तो 5 6 30, तो 1/6, और 6 को जब मैं लिखूंगा तो कितना आएगा बच्चों आपका, ये बताओ
लिख दो ना 166। ये 1666 ऐसे आएगा, या आप इसको अप्रोक्स में क्या लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिखेंगे 1.16 की जगह 7 लिख लीजिएगा, है ना, कितने अप्रोक्स में, है ना, ध्यान रखिएगा क्योंकि एक छोड़ा है ना हमने बच्चे, अगर ऐसे इतने एम्पियर, ठीक है, ऐसे डॉट डॉट में नहीं लिख सकते, पॉइंट के बाद 2 ही नंबर लिखने होते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। क्या दे रखा है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में, देयर आर 5 इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक लैम्प एंड इलेक्ट्रिक फैन, कंप्यूटर एंड exhaust fan are connected in parallel in a household. The resistance electric appliances are 40 ohm, 5 ohm, 8 ohm, 20 ohm, 10 ohm respectively. देखिएगा सबके आपको अलग अलग क्या दे दिए उसने, वैल्यूज दे रखी हैं। देखिए आगे ध्यान से बच्चों, if an electric current of 240 volt is flowing through the circuit, then find total resistance. देखिएगा लिखा है टोटल इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सर्किट, तो आपसे टोटल इलेक्ट्रिक करंट पूछा, पहले में पूछा है टोटल रेजिस्टेंस, तो आपको पता है किस में दिया था, आपको पैरेलल में दे रखा था बच्चों, है ना, तो आप पैरेलल में अगर आपको दिया था तो सबसे पहले तो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 और प्लस 1/r4 और प्लस 1/r5। अब देखिएगा क्या है 1/r1, 1/r1 कितना है बच्चों आपका 40, फिर 1/5, फिर 1/8, फिर 1 और फिर 1/10। अब देखिएगा इसका एलसीएम कितना है, एलसीएम देखिएगा इसका एलसीएम कितना आएगा स्टूडेंट्स, 40 आएगा, है ना, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 8, यहाँ पर आपका 5, यहाँ पर आपका 2 और यहाँ पर आपका 4। एलसीएम लेना आता है, आप मुकम्मल से पढ़ते हो, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो अब देखिएगा 9 और 5 तो कितना आ रहा है आपका 20 आ रहा है ना ऊपर, 20/40 तो ये 1/2, तो बेटा 0 पॉइंट नहीं बल्कि आप देखिएगा 1/r इक्वल्स टू 1/2, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू r इक्वल्स टू 2 ओम। समझ सकते हैं, देखिए 5 डिवाइसेस लगे उसके बावजूद भी रेजिस्टेंस कितना कम है ना। अब देखिएगा इसके बाद आपसे क्या पूछा है, टोटल आई इक्वल क्या होता है आपका V/R, तो V आपको दे रखा है 240 और R कितना आपका 2, तो कितना आ गया आपका 120 एम्पियर, ध्यान रखिएगा कितना आ गया 120 एम्पियर। अब इसके बाद आपसे आगे क्या पूछा है, आगे वही पूछे, देखिएगा थर्ड में, द करंट थ्रू ईच ऑफ रेजिस्टर्स, यानी सब सारे I1 I2 I3 सारे अलग अलग पूछे, ध्यान रखिएगा। तो कितना आसान होगा आपका, आपको पता है I1 इक्वल्स टू क्या होगा आपका V/R1, V आपका वही है 240 और आपका R1 कितना था 40, है ना, तो ये आपका 6 एम्पियर। इसी तरह I2 निकालिएगा V/R2 रख के, फिर I3 निकालिएगा V/R3 रख के, है ना बच्चों, काफी आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या भी कीजिए पूरा क्वेश्चन। देखिए इसमें आपका फाइंड द करंट इन ईच रजिस्टर्स, है ना, हर एक रजिस्टर्स में करंट बताना है आपने, तो आप ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही। ये आपका पहला रजिस्टर है, ये आपका दूसरा रजिस्टर है, तो आप देखिएगा दोनों किस में लगे हुए आपके, ये बताइए पैरेलल में। तो पैरेलल में अगर ये है और R1 कितना है आपका 6 ओम और R2 कितना है आपका स्टूडेंट 4 ओम और V आपको दे रखा है 24 वोल्ट। अब आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा इसमें कि R1 दे रखा है, R2 दे रखा है। सबसे पहले तो आपको R चाहिए, तो 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/में R2 आपको लेना होगा। इसके बाद 1/R1 कितना है आपका 1/6 प्लस 1/4, तो आप देखेंगे 6 और 4 का जो एलसीएम आएगा तो कितना आएगा 12, तो 6 2 जा और ये 3 जा, तो कितना है आपका 12/5, वो सॉरी 5/12। अब जब आप R निकालेंगे, नहीं सुनिए, अभी आपका 1/R इक्वल्स टू 5/12 है, तो R इक्वल कितना आएगा आपका 12/5 और 5 से अगर इसको आप कट करेंगे तो कितना आएगा 5 2 जा 5 4 जा, तो इतने ओम आ जाएगा आपका R। ध्यान रखिएगा R निकाला भी मैंने सिर्फ, है ना, टोटल R, तो आप यहाँ लिख लीजिए कि R इक्वल्स टू कितना है आपका 2.4 ओम। अब इसके बाद उसने आपसे क्या पूछा, उसने पूछा है कि हर एक में करंट बताइए अलग अलग, जबकि आपको पता है पैरेलल में जो आपका करंट होता है अलग अलग होता है, वोल्टेज सेम होता है। तो R आपको पता है और आपको क्या पता है V पता है, V कितना आपका 24 वोल्ट,
अब आपसे I1 पूछा है तो I1 का फॉर्मूला क्या होगा, V अपॉन R1। तो V कितना है आपका 6, कितना आपका 24 और R1 कितना आपका 6, तो इससे इसको कट करेंगे तो कितना आएगा आपका 4 एम्पियर। अब आप इसके बाद देखिएगा I2 क्या है आपका V अपॉन R2। तो V कितना है आपका स्टूडेंट्स 24 और आपका R2 कितना है 4, तो आप देखिए कितना है आपका 6 एम्पियर। देख सकते हैं बड़े आराम से। स्टूडेंट्स इसमें R निकालने की जरूरत नहीं थी, वो मैंने पहले ही लगा कि R तो पूछा ही होगा, तो R की जरूरत नहीं थी इसमें, है ना, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक पावर क्या है आपका, ध्यान से देखिएगा। द इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, कि कितना इलेक्ट्रिक वर्क डन हो रहा है आपका यूनिट टाइम में, से हम क्या कहते हैं, पावर। इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन। देखिएगा अगर आपसे नॉर्मली पावर पूछा जाए, 9th क्लास में आपने पढ़ा था वर्क एंड एनर्जी में, आपको याद होगा, तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम होता था, और ये एनर्जी वर्क डन के इक्वल होती है, तो P इक्वल W अपॉन T भी होता था। ये नॉर्मल वर्क था, है ना। अब अगर इलेक्ट्रिक पावर कहा जाए तो इलेक्ट्रिक पावर है, तो इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक वर्क डन और अपॉन में टाइम। टाइम आपका क्या होगा, टाइम ही होगा, अब इसको भी इलेक्ट्रिक टाइम कर दो ना, ध्यान रखिएगा। चलिए खैर कोई नहीं, आप फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। और पावर का आपको क्या ऐसा यूनिट पहले से पता होगी, क्या होती है आपकी, वाट, है ना। अब आप ध्यान से देखिए आगे इसमें क्या दे रखा है कि पहला फॉर्मूला तो आपका पावर का यही होता है, क्या, W अपॉन टी। अब दूसरा इसमें क्या दे रखा है कि W की अगर वैल्यू रख दी जाए, क्या रख दी जाए, VQ। तो आप देखिएगा W इक्वल VQ रखने पर तो Q अपॉन टी किसकी वैल्यू होती थी, Q अपॉन टी क्या लिखा जाता था बताइए, I, सबसे पहला फॉर्मूला एक तरह से। तो P इक्वल VI भी फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। ये कहाँ से आया, कैसे आया, ये देखिए, एक ये P इक्वल W अपॉन टी भी होता है, P इक्वल VI भी होता है। तो VI P से याद रख सकते हैं, लेकिन P स्टार्टिंग में आएगा। देखिए लिखा है SI यूनिट ऑफ पावर जूल पर सेकेंड, ये ऐसे ऐसे कैसे भी लिख सकते हो, या वाट। अदर यूनिट वोल्ट एम्पियर किससे लिखी है उसने आपकी, वोल्ट एम्पियर इससे लिखी है, ये P इक्वल टू VI से लिखी है ना। P इक्वल टू VI से V की वोल्ट हो गई और I की क्या हो गई, एम्पियर। तो वोल्ट एम्पियर भी इसको लिखा जा सकता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। देखिएगा हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी 1 वाट से, है ना। क्या आपका 1 वाट, वैसे आपको मैंने बता चुका हूँ कि किस तरह से निकालते हैं, जो भी आपका पावर का फॉर्मूला हो, ठीक है। आप देखिए पावर का फॉर्मूला क्या है आपका, पावर का फॉर्मूला है आपका एनर्जी या वर्क डन, या आपका वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है, वर्क डन अपॉन टाइम। अगर इसमें आपका वर्क डन कितना हो जाए, 1 जूल हो जाए, और नीचे टाइम कितना, 1 सेकेंड, तो ये ऑटोमेटिकली पावर कितनी आ जाएगी, 1 वाट आ जाएगी। अब आप देखिएगा यही सब कुछ लिखा हुआ है आपका इसमें, ध्यान से देखिए। 1 वाट, द पावर ऑफ 1 वाट इज रेट ऑफ वर्किंग ऑफ 1 जूल पर सेकेंड, है ना। पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में 1 जूल, है ना। समझिए ना, 1 जूल वर्क होना क्या कहलाएगा आपका, कि पावर कितनी आपकी 1 वाट है। और किलोवाट आपको पता है, किलो का मतलब ही आपको पता है 1000 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि क्या आपका 1 किलोवाट इज इक्वल टू कितना होता है आपका, 1000 वाट। अब देखिएगा अदर फॉर्मूले फॉर इलेक्ट्रिक पावर के लिए और फॉर्मूले भी हो सकते हैं, तो इनको भी ध्यान से समझिएगा आप कि किस तरह से ये आपके जनरेट होते हैं फॉर्मूले। देखिएगा कि पावर का P इक्वल टू VI हम कर चुके हैं ऑलरेडी पीछे। अब आप देखिए अगर आप इसमें सिर्फ किसकी वैल्यू पुट कर दें, V की वैल्यू होती है IR, ये लिखा हुआ आपका, तो ये क्या हो जाएगा आपका I स्क्वायर R। तो P का एक फॉर्मूला भी हो गया, P इक्वल टू I स्क्वायर R। इसी तरह से अगर P इक्वल VI होता है और आप I की वैल्यू रखना चाहें, तो I की वैल्यू कितनी है, यहाँ से V अपॉन R, ये देखिए V अपॉन R रख दी, तो V स्क्वायर अपॉन R भी हो सकता है आपका, इसका P का फॉर्मूला V स्क्वायर अपॉन R भी हो सकता है। तो इस तरह से काफी सारे आपके फॉर्मूले हो सकते हैं इसको लेकर। अब आप आगे देखिएगा इसमें, इसके आगे और क्या पढ़ सकते हैं हम इसमें बच्चों, ये आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हालांकि मैंने बताया था कि एनर्जी और वर्क डन इक्वल होते हैं, तो इसी तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल वर्क डन भी इक्वल ही होगा। तो देखिएगा क्या है आपका, V है P इक्वल्स टू W अपॉन टी, और वर्क डन जो है आपका एनर्जी की इक्वल होता है, यानी W इक्वल E। तो आप देखिएगा इसमें क्या हुआ, क्या आपने क्या W की जगह क्या पुट कर दिया, E। अब यहाँ से आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है कि P इक्वल्स टू E अपॉन टी है,
और नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका E इज इक्वल टू क्या आएगा, P इंटू टी बच्चों। तो ये आपका क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया आपका, इलेक्ट्रिक पावर इंटू टाइम। अब आप इसके आगे देखिए, इसके आगे क्या दे रखा है आपको उसने, एसआई यूनिट इज जूल या वाट आर, ठीक है, या वाट सेकंड, है ना। तो आप देख सकते हो स्पेशली क्या है आपका, इसकी यूनिट क्या होती है आपको पता है कि चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो या एनर्जी हो या वर्क डन हो या इलेक्ट्रिकल वर्क डन हो, क्या होगा आपका, जूल होगी इसकी एसआई यूनिट। देखिए द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन अप्लायंस इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर रेटिंग एंड द टाइम। ये वही बात लिखी हुई बच्चों की, पावर और टाइम के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। अब आप देखिए उसने 1 जूल की डेफिनेशन पूछ ली यहाँ पर, तो 1 जूल आपका यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपको पता है E इज इक्वल टू P इंटू टी अगर है तो P की जगह 1 वाट रख दीजिए बच्चों, और इंटू में 1 सेकंड रख दीजिए T की जगह। तो ये क्या हो गया आपका 1 इंटू 1 यानी कि क्या 1 जूल। तो ये आपकी 1 जूल की डेफिनेशन हो गई, तो आपको कोई प्रॉब्लम इसमें होनी नहीं चाहिए। अब आप आगे देखिए, इसमें क्या आपका कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर। जो कमर्शियल यूनिट होती है एनर्जी की वो क्या होती है, किलोवाट आवर होती है। देखिए 1 यूनिट को हम 1 किलोवाट आवर कहते हैं, या 1 किलोवाट आवर को हम क्या कहते हैं, 1 यूनिट कहते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हेन ऑन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑफ 1 किलोवाट इज यूज्ड इन 1 आवर, ठीक है। अब देखिएगा इट इज डिनोटेड बाय 1 किलोवाट आवर, मतलब KWH इससे डिनोट किया जाता है। अभी आप देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है आपका, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट 5 रुपीज, एक यूनिट जो है 5 रुपीज की है। व्हाट इज इट्स मीन, तो इसका मतलब क्या है आप ये बता दीजिए। तो आप देखिएगा ध्यान से, लिखा है आपका 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट, किलो हटाना है तो आपने क्या किया, 1000 लिख दिया है ना, या 1000 से मल्टीप्लाई कर दी। तो इसका मतलब 1 किलोवाट आवर जो है वो 1000 वाट आवर के इक्वल है। अब इसको बड़े कंसंट्रेशन से आप लोगों को देखना पड़ेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा कि देखिए 1000 का 1000 रहा आपका, 1000 जहां था 1000 का 1000 रहा, और वाट, वाट किसकी यूनिट होती है, पावर की। पावर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल, और टाइम की क्या होती है, सेकेंड। तो आप देखिएगा ये जो आपका वाट लिखा हुआ था, इसकी जगह क्या लिख दिया आपने, इसकी जगह लिख दिया आपने जूल, ओके, और पर क्या आपका सेकेंड, और फिर आगे क्या लिखा हुआ था इसी के, इसके आगे देखिएगा आप, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये आपका वाट था। अब आगे क्या लिखा हुआ था आपका, इसके आर, तो आर में कितने सेकंड्स होते हैं, तो कितने होते हैं 60 इंटू 60, फिर ये सेकंड्स में आ गया, सेकंड से सेकंड कट हो गया। अब ये 6 इंटू 6 36, और 0 कितने हो गए आपके टोटल 5, और ये क्या बचा आपका जूल, और ये किसके इक्वल चल रहा है, 1 यूनिट के इक्वल चल रहा है बच्चों आपका। तो अगर आप इसको क्या लिखना चाहें, 3.6 करके लिखना चाहें तो पॉइंट कितने छोड़ रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो क्या 10 टू दी पावर 6 जूल। तो इसका मतलब ये कि 1 यूनिट जो होता है आपका किसके इक्वल होता है आपका, 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल के इक्वल होता है। If an electrical heater consumes electricity at the rate of क्या 500 watt and the potential difference between the two terminals of electric current is 250 volt। देखिएगा ध्यान से स्टूडेंट इसमें कि आपको क्या दे रखा है उसने, सबसे पहले पावर दी है कितनी आपकी 500 वाट, और दे रखा है आपको वोल्टेज दिए 250 वोल्ट। अब आप इसके आगे की कहानी देखिए, इसके आगे क्या दिया आपको, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट एंड क्या दे रखा है आपको, रेजिस्टेंस थ्रू द सर्किट। तो आपको इलेक्ट्रिक करंट भी बताना है कितना होगा, और साथ में क्या बताना है बच्चों आपको, रेजिस्टेंस भी बताना है। तो देखिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है ये, आप सबसे पहले आप देखिएगा, हमने ढूंढना पड़ेगा क्या आपका, कि P का फॉर्मूला क्या था आपका, P इक्वल्स टू VI था ना बच्चों। तो P कितना है आपका 500, और आपको पता है V कितना है आपका 250, और इनटू में क्या आपका I, तो 250 से इसको कट किया तो 2 एम्पियर आ गया क्या I। तो I की वैल्यू भाई कितनी आ गई हमारी 2 एम्पियर। फिर V इक्वल्स टू I R होता है ना, तो V की वैल्यू देखिए, V कितना है आपका 250,
और सामने आई कितना है आपका 2 और इनटू में आर, तो आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आई 125 ओम। ये आर की वैल्यू हो गई। दो चीजें पूछी थी, दोनों हम बता चुके हैं। देखिए क्या लिखा है बच्चों क्वेश्चन में, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक 5 एम्पियर करंट फ्रॉम अ 220 वोल्ट सप्लाई लाइन, कैलकुलेट द पावर ऑफ द मोटर, मोटर की पावर बतानी है, एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इट इन 2 आवर्स। अब देखिए सबसे पहले उसने आपको आई दिया 5 एम्पियर, वी दिया आपको 220 वोल्ट। तो अगर आपसे पावर पूछी तो पी इक्वल वी आई फॉर्मूला होता है आपका, तो देखिए वी इंटू आई ये वैल्यू रख के आपने कर दिया, तो आपकी कितना है आपका ये 1100 वॉट आ गया, या किलोवाट में बदलो तो 1000 से डिवाइड किया तो आपका है 1.1 किलोवाट। अब आपसे एनर्जी पूछिए, ई इक्वल फॉर्मूला क्या होता है पी इंटू टी, तो पी कितना है 1.1 और इंटू टी कितना है 2 आवर्स दे रखा है, तो आपको पता है 2.2 आ गया, लेकिन किस में आएगा किलोवाट आवर में। या आप इसे ये भी कह सकते हो बच्चों, खाली यही नहीं, आप चाहें तो इसे क्या लिख सकते थे 2.2 यूनिट्स, है ना, ये भी आप कह सकते हो कि 2.2 यूनिट्स हो गई है ना, क्योंकि किलोवाट आवर दे रखा है ना इसलिए। देखिएगा आप इसमें आगे क्या दे रखा है आपको, दिया है एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस 3 इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स। ध्यान से देखिएगा बच्चों कि जो 12 चैप्टर है वो 13 से कैसे कनेक्ट होता है, वो यहीं से होता है आपका। देखिए क्या लिखा है आपका, सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट होता है, दूसरा आपका मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, और तीसरा आपका केमिकल इफेक्ट होता है। तो स्पेशली हमने जो मतलब हमारा जो ये 12 चैप्टर और 13 चैप्टर है, तो उसमें क्या कनेक्ट होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट कनेक्ट हो जाएगा आपका, ये वाली बात है ना, यहाँ से समझ लो 13 चैप्टर से जोड़ दिया गया है। अब देखिएगा लेकिन हमने जो पढ़ना है स्पेशली अभी क्या पढ़ना है, सिर्फ हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ना है, और मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे कब, नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 13 में। देखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट नहीं पढ़ेंगे 10th में। देखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट when an electric current is through a conductor, ध्यान से देखिएगा, जब आपका इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है आपका किससे पास होता है आपका कंडक्टर से, द कंडक्टर बिकम्स हॉट एंड प्रोड्यूस हीट। तो क्या होता है कंडक्टर क्या होता है, जैसे वायर वगैरह से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वायर क्या होती है गर्म हो जाती है, और गर्म होकर क्या करती है हीट प्रोड्यूस करती है। दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, और इसी को हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं, या जूल्स इफेक्ट ऑफ करंट भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि अगर वो आपसे कहे कि जूल्स इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है तो ये होता है। आगे देखिए, द वर्क डन बाय अ करंट आई फ्लोज क्या दे रखा आपको, थ्रू अ रजिस्टर आर फॉर टाइम टी, इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू मूव्स अगेंस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस वी, देन वर्क डन। ये तो वैसे आपको फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, नीचे वाला छोड़ देना बच्चों, अभी जो हमने जस्ट ये वाला पढ़ा इस सारे को छोड़ दो, बस आप कहाँ तक यहाँ तक कर लीजिए जहां तक ये दिखाई दे रहा है आपको। ये दोनों फॉर्मूले आपको हीट्स के लर्न होने चाहिए, ये भी और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके अक्सर से पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। देखिए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, द हीट एनर्जी इज डायरेक्टली, ये डायरेक्टली लिखा हुआ है ठीक है, टी का गायब है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिएगा स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर के, इसी तरह रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान रखिएगा। तो इन तीनों से क्या बनता है आपका H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, आपका आई स्क्वायर आर टी। ये हमारा रूल है, कौन सा आपका लॉ है, ये आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ध्यान रखिएगा बस इसका। अब आप इसके आगे देखिए, इसके आगे आपको क्या दे रखा है, देखिए जो नोट लिखा हुआ है इसको भी पढ़ लीजिए थोड़ा। क्या है आपका, इफ वी डबल दी करंट देन दी हीट प्रोड्यूस्ड, ये 4 की स्पेलिंग गलत है, FOUR आएगा, है ना, ध्यान रखिएगा। ये 4 टाइम्स हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, क्योंकि आप देखिएगा H इक्वल्स आई स्क्वायर आर टी है। अभी हमने पढ़ा था कि H प्रोपोर्शनल है आई स्क्वायर के, तो अगर आई को डबल करेंगे तो डबल का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो 4 टाइम्स हो जाएगी। इसी तरह अगर हम आई को हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 बचेगा, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से आपको आगे दे रखा है ये वाला, इफ वी डबल द रेजिस्टेंस देन हीट एनर्जी गेट्स डबल। ऐसा क्यों होता है, अभी आप दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी आपने पढ़ा, तो यहाँ से सीखने को मिला कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका आर के, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका टी के, ध्यान रखिएगा। अगर आर को डबल करेंगे तो एच भी डबल हो जाएगा, अगर टी को डबल करेंगे एच भी डबल हो जाएगा,
इसी तरह आर या टी को हाफ करेंगे तो एच भी हाफ हो जाएगा। तो यही चीज आपके लिखी हुई है, आप खुद देख लीजिएगा।